अच्छा, इस पीआईबीटीएल का मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी टर्मिनल ऑपरेट कर रही है। काफी सारी इसको मुराद जो है वो गवर्नमेंट ने दी हुई है, और जो इसके सीईओज हैं वो आर्मी रिटायर्ड पर्सन है। सो ये कंपनी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए एस्टेब्लिश हुई है। ऐसे नहीं है कि यार ये कंपनी जो जैसे नॉर्मली माड़ी है या एचयूबीसी है या हेस्कोल है या दूसरी कंपनीज हैं, ये एक अनडिफाइंड पीरियड तक हैं। जब तक वो अच्छी चल रही हैं वो चलेंगी। अच्छा, ये जो इसकी सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि यार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आज जो नॉर्मली सबकी तरफ से आता है। सो चीजें मैं आपके सामने डिस्कस कर लूंगा। आप लोगों ने ये खुद डिसाइड करना है कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इसकी अनाउंसमेंट पे चले जाते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट 25 के और क्वार्टर की देख लेते हैं। ये क्वार्टर के ये थर्ड क्वार्टर 25 का और फोर्थ क्वार्टर 25 का। इसमें लॉस किया है इसने 31 पैसे का, फिर इसमें 3 पैसे का गेन है, और फिर 35 पैसे का इसने 26 के क्वार्टर वन में गेन किया है। अब आप लोगों से लास्ट टाइम जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप लोग कोई भी कंपनी चूज कर रहे हैं तो दो वजह से होती है। या तो उसकी बुक वैल्यू बहुत अच्छी हो, या फिर उसकी ईपीएस बहुत अच्छी हो, कि यार आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब इसकी ईपीएस तो हमें नजर आ गई कि 0.75 है इस क्वार्टर की। मतलब अगर मैं इस ईपीएस को प्रोजेक्ट करूं तो ये 1 रुपया 40 पैसे के करीब बनेगी। ये जब 1 रुपया 40 पैसे बनेगी और मुझे 20% रिटर्न चाहिए, तो कोई बता सकता है कि कितनी प्राइस होनी चाहिए इसकी? सर ये मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 7 तक होनी चाहिए, 7-8, अगर 20% आ, की रिटर्न। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये 35 पैसे की अर्निंग दे रही है तो 7 रुपीज के राउंड अबाउट इसकी प्राइस होनी चाहिए, अगर आपका 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे 30% दे, तो फिर ये और नीचे चली जाएगी। लेकिन अभी ये ट्रेड हो रही है 10% के राउंड अबाउट उसकी प्राइस पे। यानी अगर ये 14 15 16 पे ट्रेड हो रही है, तकरीबन ये 10%, 8 9 10% का रिटर्न दे रही है। सो अब ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप किस पे लेके जाना चाह रहे हैं इसको, और किस प्राइस पे परचेज करना चाह रहे हैं। एक एस्पेक्ट तो ये हो गया अर्निंग्स की बेसिस पे। दूसरा इसकी परफॉर्मेंस में आ जाते हैं। इसकी परफॉर्मेंस में जब हम आएंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर, इसकी बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बेसिस पे इन्होंने जो ली हुई है वो 9.23 है। यानी 9 रुपए की चीज अभी शायद ये चल रहा है 14 रुपए पे। तो समझ से बाहर है। अभी आ, कुछ लोग फिर कहेंगे कि यार कॉल आ जाएगी, आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। अच्छे खासे रिनाउंड लोग जिन्हें मैं जानता हूँ वो इसकी कॉल दे रहे हैं। समझ से बाहर हो जाती है चीजें जब एक आप लोगों ने जब भी बाइंग सेलिंग करनी है, आपने न्यूज पे नहीं करनी। न्यूज कुछ कंपनीज की आदत होती है, वो न्यूज दे देती है, एक्स्ट्रा न्यूज दे देती है जिसकी समटाइम्स जरूरत नहीं होती। अब जैसा कि बीको स्टील्स है, कल परसों उसकी न्यूज आई कि उन्होंने एक पैनल ऑफ कंपनीज में, आई थिंक आइस्को का है, उनके साथ वो रजिस्टर्ड हो गए। तो ये मेरे ख्याल से इतनी बड़ी न्यूज नहीं है। आप लोग जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट कंपनीज के पैनल पे आना चाह रहे होते हैं, उनके साथ बिजनेस करना चाह रहे होते हैं। तो सिंपल उनके पैनल पे आ जाना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। उसकी बेसिस पे चीजों को जंप करवाना समझ से बाहर है। सो बहरहाल ये तो पीआईबीटीएल की बात थी। अब म्यूचुअल फंड्स जो होंगे वो डेफिनेटली बेहतर कंपनीज की तरफ जाएंगे। उन्होंने हो सकता है 6.5 पे बाइंग की हो। और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इस कंपनी का ओवरव्यू आप लोगों को शायद प्रोफाइल में जाके, कि ये बनी किसके लिए थी। ये ऐसे नहीं बनी थी कि यार जैसे माड़ी हो गया कि लॉन्ग टर्म के लिए।
इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। दी was incorporated under Companies Ordinance 1984 मार्च 22 2010 as a private company. Subsequently built, operate और ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पोर्ट कॉसम अथॉरिटी का इनके पास है। यानी इन्होंने बिल्ड करना है, ऑपरेट करना है और फिर ट्रांसफर करना है फॉर 30 years। यहाँ पे शायद मेंशन होगा फॉर 30 years, सिर्फ 30 सालों के लिए। 30 सालों में से अगर मैं 2010 से देखूं, अभी मैं 25 में खड़ा हूं, 15 साल हो गए और 15 सालों में इन्होंने कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया। तो ये एक सॉर्ट ऑफ रेड फ्लैग है। और 15 सालों के बाद इन्होंने वो जो पोर्ट कासिम अथॉरिटी का है मेंटेनेंस वगैरह, ये सारी इन्होंने गवर्नमेंट के हवाले करनी है और ये साइड पे हो जाएंगे। उसके बाद इसकी क्या अर्निंग होगी वो किसी को पता नहीं है। सो अभी इनके सीईओ का देख लें, शारिक अजीम सदीकी। चेयरपर्सन इनका कैप्टन हलीम अहमद सदीकी, यानी सॉर्ट ऑफ फैमिली बिजनेस ही चल रहा है इनका। कंपनी सेक्रेटरी आदिल सरवर और डायरेक्टर्स में भी एक वो हैं, और उसके बाद ऑडिटर्स यूसुफ आदिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो ऑडिटर ठीक है, रीजनेबल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को इस कंपनी की तरफ जाना चाहिए, जबकि कुछ यूट्यूब के चैनल्स अच्छे रिनाउंड जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने लगाया हुआ था PIBTL। सो मैं अब क्या कमेंट करूं ऐसे कॉल्स पे या ऐसी चीजों पे। बहरहाल देखें क्या होता है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, नेक्स्ट आया था जी माड़ी का, डिस्कस कर लें जी। सर कुछ मेरे यहाँ पे जी जी भाई। हाँ, सर पूछना ये चाह रहा था कि जस्ट लाइक जिस तरह अभी पूरी मार्केट एक बुल रन में चल रही है, तो जी जितनी भी कंपनी देखें उनको अगर हम प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड 20% रखें या बिटवीन द 50 to 20 रखें, 15 to 20, तो उसमें कोई हम्म, कंपनी भी मतलब कोई समझ में नहीं आ रही कि इस रेंज में जो प्राइस बनती है फेयर प्राइस उस पे मिल रही हो। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें वेट करना चाहिए या हमें थोड़ा थोड़ा करके उस स्टॉक्स को एकमुलेट करना चाहिए? एक चीज तो यार ये है। जब और दूसरी चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो में से कुछ कंपनीज का शेयर कर दें हमारे साथ कि ये कंपनीज हैं, आप उनको देख लें, अगर समझ में आती हैं तो हम उस हिसाब से अपनी वो डिसीजन ले लें। तो ये आपकी तरफ से नवाजिश होगी। Kindly please। थैंक यू। चले भाई, पहला तो आपने ये कहा कि सब ऊपर चल रही हैं, कुछ समझ में आती हैं या नहीं आती। डेफिनेटली बुल रन है, और बुल रन भी एक्सट्रीम पे गया है। एक्सट्रीम पे ऐसे गया है कि म्यूचुअल फंड्स ने नीचे माल उठाया, माल उठा के वो सारे साइड पे हो गए। अब आप लोग कूद रहे हैं कि 2 रुपए आया नीचे, 3 रुपए आया, 4 रुपए आया, तो अब आप लोग बाइंग की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अब उन्होंने माल आहिस्ता आहिस्ता सेल करना है। अब जब तक उनके माल पास चीजें खत्म नहीं होती, रिजल्ट आती हैं, रिजल्ट आने के बाद चीजें मॉडिफाई होंगी, उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज होंगी, वो कुछ सेल करेंगे, कुछ होल्ड करेंगे, जिनके रिजल्ट्स इंप्रूव हुए उनको और ऊपर लेके जाएंगे, मजीद बाइंग करेंगे। सो डेफिनेटली अगर आप उस अप्रोच से सोचेंगे तो आप लोग गेन करेंगे, अपना कैपिटल सेफ रखेंगे और लेके चलेंगे उसी तरह। अगर आप लोग सिंपल ये टेक्निकल पे चले जाएंगे तो वो तो ये कहते हैं कि आज यार लोअर की कैंडल बनी है, कल अपर की बनेगी, अब कब पैटर्न चल रहा है, अब ये फलाना पैटर्न चल रहा है, तो भाई वो पैटर्न के पीछे की वजूहत पे भी थोड़ा और किया करेंगे, वो क्या है। वो तो आप जिसकी उठाएंगे वो एक चार्ट ओपन करेगा और आपको एक्सप्लेन कर रहा होगा कि यार ये पैटर्न है, इसके बाद ऐसे होना चाहिए। होता क्या है कि KSE 100 इंडेक्स में हर कंपनी की वेटेज है, उसमें से 10 कंपनीज 20 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं, जिनकी वेटेज अच्छी है, तो इंडेक्स पॉजिटिव में रहेगा। अच्छा, वो क्यों परफॉर्म करेंगी? उनकी अर्निंग्स इंप्रूव हुई हैं, डेफिनेटली इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड उनकी तरफ मूव होगा। जब उनकी तरफ मूव होगा तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स के पॉइंट गेन हो जाएंगे। जब वो बुरा परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स के पॉइंट नीचे आना शुरू हो जाएंगे। नीचे क्यों आएंगे? क्योंकि वो सेलिंग म्यूचुअल फंड्स वगैरह कर रहे होंगे। जी दूसरे क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। शहजाद साहब, पूछना था कि काइंडली माड़ी के हवाले से बता दें कि कुछ लोग इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद ये नीचे जाएगा। थोड़ी-सी अगर आप इस हवाले से इंफॉर्मेशन दे सकें। भाई देखिए, इंफॉर्मेशन जो आप लोग चाह रहे हैं कि यार मैं एग्जैक्टली बताऊं, तो उस तरह से नहीं। आपको वजूहात बताऊंगा कि ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, नीचे जाएगा तो क्यों जाएगा। वो सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी फाइनेंशियल्स की बेसिस पे होती है। उन्हीं की बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स डिसीजन लेते हैं, उन्हीं की बेसिस पे बाकी जिसे बैंक्स कहते हैं, बैंक्स डिसीजन लेते हैं और वो लेके चल रहे होते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद माड़ी को डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, वालेकुम सलाम। जो एसआईपी है, जो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग एसआईपी करते हैं हर मंथ। हम हर मंथ थोड़ा-थोड़ा ऐड करते हैं। अब जिस तरह पहले बुल रन चल रहा था, अब थोड़ा-सा डाउन हो गया हुआ है। तो हम अपना स्ट्रैटेजी हम अपनी वही रखेंगे कि थोड़ा-सा हम होल्ड करें कि अभी नहीं, थोड़ा-सा स्टेबल हो जाए मार्केट और फिर हम दोबारा से अपनी वो स्ट्रैटेजी लेके चलें? अच्छा, इसमें डिपेंड करता है कि आपके पास स्टॉक कौन से हैं। अच्छा, अगर वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो डेफिनेटली आप बाइंग करती जाएं। आप जो कंपनीज आपने नीचे बाय की हैं, आप डेफिनेटली वो आपको एक्सपेंसिव लगेंगी, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इसकी मिसाल ऐसी है कि जीतते हुए घोड़े पे हर कोई पैसा लगाता है, हारते हुए घोड़े पे कोई भी नहीं लगाता। तो आपने अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिया है ना, या चूज किया है, तो आप लोग उसको फॉलो करते रहें। डेफिनेटली वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम आपको लॉस दिखाएगा, लेकिन आपकी कंपनीज की चॉइस अच्छी है, आप एक सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हैं, तो आप लोग गेन करेंगे। इसमें जीतेगा वही जो एक पेशेंस रखेगा और अच्छी कंपनीज चूज करेगा। थर्ड ऑप्शन जीतने का एक और भी हो सकता है कि यार आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा होगी, आप किसी भी स्टॉक को मैनिपुलेट करें। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास भी इतनी इन्वेस्टमेंट है कि कोई स्टॉक को मैनिपुलेट कर सके। अच्छा, भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अच्छी कंपनीज बता दें जो रिटर्न पे इस पे पूरा उतर रही है। मेरे ख्याल से अभी जो मैं शायद ग्रुप में भी एक दो दफा कह चुका हूं कि जो जो कंपनी मुझे समझ आती है अभी इस रेट पे, वो एबीएल है। एबीएल 40 रुपीज राउंड अबाउट अर्न कर रही है एनुअली। तो अगर आप 40 पे एक्सपेक्टेशन लगाएं इसकी, तो ये राउंड अबाउट 200 के पास बनती है 20% के हिसाब से। अगर इसमें भी अभी आप ये देख लें कि 16 रुपए वो तकरीबन आपको डिविडेंड की मद में पे कर रही है, यानी आपके 40 में से लेट्स सपोज 16 20 कर लेते हैं, मे भी आगे जाके वो डिविडेंड इंप्रूव कर देते, तो आपको हाफ उसने आपको कैश में दे दिया, हाफ आपका री इन्वेस्ट कर दिया। अब डेफिनेटली जब वो री इन्वेस्ट करेगी तो उसकी अर्निंग्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगी। अच्छा जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बिलाल भाई का, इसके बाद फिर माड़ी पे चलते हैं। सर भाई, जी भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपके नज़दीक जो जो एक कहा जाता है कि मतलब दो थ्योरीज हैं कि आया मार्केट एफिशिएंट है या दूसरे जानिब कहते हैं कि इनएफिशिएंट है। आपके नज़दीक में ज़्यादा बेहतर क्या बात है? आप किस सेंस में पूछ रहे हैं? एफिशिएंसी किस प्रोस्पेक्ट में? नंबर ऑफ पर्संस के हिसाब से, नहीं, प्राइसेस के वो जो हिसाब से? वो जो जो कहते थे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एक बना हुआ है कि मार्केट में जो भी स्टॉक पे तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी फिट हुई होती है। तो तो क्या मेरे ऐसा है ख्याल से या मार्केट इमोशनली भी रिएक्ट करती है कभी-कभी और आपको बार्गेन प्राइसेस पर स्टॉक देती है? मार्केट आई थिंक 90% इमोशनली रिएक्ट कर रही होती है। मार्केट, हमारा ये सेशन करने का मकसद या लोगों को अवेयरनेस देने का मकसद सिर्फ एक ही है कि इमोशनली वो रिएक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट लूज करके मार्केट से हार के निकले नहीं। क्योंकि अगर वो निकलेंगे तो इनएफिशिएंसी मार्केट में और बढ़ेगी। वॉर की न्यूज आ जाती है, बेस्ट टाइम है बाइंग का। लाइकवाइज कोई और न्यूज आ जाती है, अभी अफगानिस्तान के साथ वाली न्यूज चल रही थी कि यार वो डेडलॉक बरकरार है, शायद मुज़ाकरात भी खत्म हो गए, एक्शन करेंगे, तो क्या होगा?
कुछ भी नहीं होगा भाई, अगर उड़े तो सब उड़ जाएंगे, जब हम नहीं रहेंगे तो पीछे इन्वेस्टमेंट का क्या, और अगर बच गए तो फिर डेफिनेटली आप लोगों का गेन है। सो इस तरह से चीजों को लेके चलें, और हमारी भी कोशिश यही है कि यार लोगों को जिस तरह से गाइड किया जा रहा है बहुत गलत गाइड कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा उनका, लेकिन जब उनकी तरफ से कॉल आती है कि PIBTL ले लो आसमान पे जाएगा, तो अफसोस होता है कि यार इसके इतने फॉलोअर्स हैं और उनको ये चीज सजेस्ट कर रहा है कि यार PIBTL में घुसो, और समझ से बाहर है चीजें। बहरहाल जो अच्छा इन्वेस्टर है, जिसको थोड़े से टाइम हो गया मार्केट में, वो चीजों को और तरह से देख रहा होता है। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आजकल की जो मार्केट है इसको देख के आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट आइटम्स हैं उनको होल्ड रखना चाहिए या थोड़ा सा कैश पोजीशन में होना चाहिए? यानी कि अगर आपका 100% अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसमें से 25 निकाल लेना चाहिए कि उसको वैसे ही मतलब जो है छोड़ देना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स को, जिस तरह आपका FFC हो गया, एंग्रो होल्डिंग हो गया, PSO हो गया, OGDC हो गया। काइंडली इसका जरूर बताइएगा। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट की कंपनीज हैं जिनमें मैं नहीं, पर्सनली मैं नहीं इन्वेस्ट करता। उसमें वजह यह है कि वो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, लॉस वो लोग बिल्कुल बुक नहीं करते। क्यों? अगर वो कुछ चीजों पे लॉस बुक करें, जैसे इन्वेंट्री है उनकी मिसप्लेस है, उस पे वो लॉस बुक करेंगे तो डेफिनेटली उनकी इंक्वायरी बैठेगी और फिर फर्दर चीजें खराब होगी। जो मैनेजमेंट की अप्रोच होती है कि यार अगर मैं दिखाऊंगा लॉस है। लाइकवाइज उसमें OGDC बहुत बड़ा एक कंपनी है। इसमें कभी आप OGDC के टावर में चले जाएं और उनकी जो फैसिलिटीज हैं एम्प्लॉयज की, वो उनसे बात कर लें कि उनको क्या दे रहे हैं, तो वो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। उसके अलावा जो एफिशिएंसी है वो कंपनी का, उस वहां से पता चल जाता है कि यार ये कंपनी कहाँ पे जाएगी। अभी PSO है या OGDC है, ये सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट की सपोर्ट पे ही चल रही है। अगर वो गवर्नमेंट की सपोर्ट हटा देंगे तो ये लॉस मेकिंग में चले जाएंगे। लाइकवाइज अभी एक और कंपनी है पाकिस्तान टोबैको कंपनी, कभी आप उसके ऑफिस में जाएं, मिनिमम एम्प्लॉइज, मैक्सिमम आउटसोर्स किए हुए हैं, रिमोट जॉब है और वो लेके चल रहे हैं। पर्पज उनका क्या है कि प्रॉफिट अर्न करना है। और उसकी मेन बड़ी रीजन क्या है इस चेंज की, कि जो हेड है कंपनी का बैठा हुआ है वो फॉरेनर होगा। उसकी यही कोशिश होगी कि यार मैक्सिमम कॉस्ट को कट करूं और बिजनेस को ग्रो करूं और चीजों को लेके चलूं। अब डेफिनेटली वो टोबैको कंपनी है तो वो लोग थोड़ा एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे कम स्पेंड करते हैं, तो उन्होंने अल्टरनेट फिर उसके वो पाउचेज आ गए हैं निकोटीन के, वो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से विजन लेके चल रहा होता है। कभी OGDC का आपने किसी से सुना है कि यार उसका ये विजन है? PSO ऑलरेडी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, इनका मार्जिन बहुत कम होता है प्रॉफिट का। सो अभी हम डिस्कस करेंगे इनको वन बाय वन, लेकिन जस्ट क्वेश्चन आ गया था दरमियान में तो मैंने कहा आंसर कर दूं जी। इसके अलावा अगर कोई नहीं है तो फिर हम चलते हैं माड़ी की तरफ। चले जी, माड़ी को देख लेते हैं। इसमें माड़ी के फाइनेंशियल्स आ गए थे लास्ट क्वार्टर के। इसमें डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है, ये आप लोग जनरली गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें कोई खास चीज मेरी नजर में नहीं हुई। अच्छा, एक और चीज माड़ी के बारे में बताऊं, ये बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट देती है। ऐसे नहीं है कि हर अनाउंसमेंट पे ही आपको रिएक्ट करना चाहिए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले इसकी आई थिंक लास्ट सेशन में फ्राइडे को या थर्सडे को इसकी अनाउंसमेंट आई है और उसके बाद ये 10-15 रुपए इसने जंप किए। अच्छा, कंपनी के अब आ जाते हैं शेयर कैपिटल की तरफ और अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स इसके पास बहुत सारे पड़े हुए हैं माड़ी के पास। 12 का अगर इसका कैपिटल था तो 242 के इसके पास अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट पड़े हैं। अब लाइकवाइज इसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज काफी कम है। डेफर्ड लाइबिलिटीज 6 नंबर नोट इंपॉर्टेंट है, इसको जाके देख लेंगे, काफी बड़ी फिगर आ रही है। 6-7 में ट्रेड पेबल्स की आ रही है।
6 और 7 को जाके देखना है, और उसके बाद इसके फर्दर अगर आपने देखनी है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डिक्रीज आ रहा है नॉर्मली, जैसा कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नॉर्मली डेप्रिसिएशन की वजह से डिक्रीज आता है। बाकी ये रिजल्ट्स हैं, कांस्टेंट फिगर है, कोई खास चेंज नहीं आया, और ये 3 मंथ्स का डिफरेंस है, इस पे यहाँ पे नोट रखिएगा, और ये भी नोट रखिएगा कि ये रुपीज इन थाउजेंड्स में है। अच्छा, अब इसमें फर्दर जाके देखते हैं इसकी रेवेन्यूज का। रेवेन्यूज राउंड अबाउट ये 3 मंथ्स पीरियड एंडेड है, और ये 24 के सितंबर में क्या था और 25 के सितंबर में क्या है। अच्छा, रेवेन्यू राउंड अबाउट सेम है, 51 पे खड़ा है, उसमें ये कुछ टैक्सेस होते हैं, ये लेस करते हैं डेफिनेटली। उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी नेट सेल्स इन्होंने ली है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसमें एक्सपेंसेस लेस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इसका आ रहा है, ये पिछली दफा 25 का था, इस दफा 21 का है। उसमें कुछ अदर इनकम होगी इनकी, इंटरेस्ट वगैरह की, कोई फाइनेंस इनकम है, कोई बैंक्स वगैरह में इन्वेस्ट की होगी। तो अभी फाइनेंस इनकम के गिरने की जो सबसे बड़ी वजह थी, जैसा कि अभी शुरू में डिस्कस किया था, कि अगर आपने लोन उठाया हुआ है तो आपकी फाइनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लाइकवाइज अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपकी फाइनेंस इनकम पे भी इफेक्ट आएगा। ये सेम इफेक्ट है जो उसमें आया है। और पर्सनली मैं जिस कंपनी में देख रहा हूँ उसमें भी मेन इफेक्ट फाइनेंस इनकम के कम होने का यही था कि इंटरेस्ट रेट्स काफी गिर गए, 24-25 तक गए हैं आई थिंक, और फिर अभी 12-13, 11-12 नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है कि जब आप बैंक से कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रीमियम फॉर टैक्सेशन, अगर आपके प्रॉफिट कम हुए हैं तो डेफिनेटली टैक्सेस भी कम होंगे। इसकी अर्निंग पर शेयर बेसिक एंड डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का थोड़ी और एक्सप्लेनेशन है, मैं कम्प्लेक्सिटी में नहीं आपको लेके जाऊंगा। यहाँ पे पहले 16 की आ रही थी, अभी 13 की आ रही है। अगर आप इसको देखेंगे, यार मैं 10% ही एक्सपेक्ट करता हूँ, तो 16 के हिसाब से लास्ट क्वार्टर के हिसाब से इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, कोई बता सकता है? लास्ट क्वार्टर के हिसाब से इसकी बन रही है तकरीबन जी ये राउंड अबाउट 520 के राउंड अबाउट अगर हो तो मुझे लगता है 20% 10% के हिसाब से तो ये समझ में आता है फिर। अभी अगर मैं इसके लास्ट क्वार्टर को प्रोजेक्ट करूं ना, सितंबर वाले को 24 के, तो ये 64 इसकी बनती है एनुअल उसके बेसिस पे, और 64 को अगर मैं डिवाइड करूं 20% मुझे रिटर्न चाहिए, तो मैं ये राउंड अबाउट 320 बनती है। और अब ये कितना प्रीमियम पे चल रहा है, अभी इसमें एक चीज और देख लें कि एक और अभी की जो क्वार्टर है 13 मल्टीप्लाई बाय मैं इसको करता हूँ 4, तो ये 52 है। इसको 10% के हिसाब से 10% जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है कि यार चलो बैंक होनी तो यही चाहिए कि बैंक मुझे ज्यादा दे रहा है विदाउट रिस्क फ्री, तो मैं बैंक में जाऊं। अगर ये 520 पे मिलती है मुझे, तो उस केस में भी ये बैंक्स को मीट करेगी इसकी अर्निंग्स। लेकिन क्योंकि कुछ कंपनीज हैं वो हमेशा प्रीमियम पे चलती हैं, ये भी प्रीमियम पे चल रही है, जो नॉर्मली अगर एक वाइज पर्सन जिसको नॉर्मल नो हाउ है वो डिसीजन लेगा, तो वो इसको राउंड अबाउट 520 से नीचे खरीदने की कोशिश करेगा अगर ये ईपीएस रही है। अच्छा, ये तो ईपीएस वाला इसका एक सीन है। दूसरा इसका इफेक्ट आ सकता है बुक वैल्यू से, हो सकता है वो बुक वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो उसकी वजह से इसकी प्राइस इफेक्ट हो रही होगी। तो अभी जाके इसकी बुक वैल्यू देख लेते हैं कि बुक वैल्यू में क्या आ रहा है। इसका बैलेंस शीट परफॉर्मेंस में शायद 226 है इसकी बुक वैल्यू। अर्निंग्स पर शेयर है इसकी, अर्निंग टेलिंग 12 मंथ्स की, परफॉर्मेंस कैपिटल वैल्यूएशन जी, ये बुक वैल्यू पर शेयर 223 आ रही है, टेलिंग 12 मंथ 225 कर लें। तो अभी आप लोग अगर कूदते हैं इसमें तो आपके सामने है कि कोई रीजन होनी चाहिए ना कि यार आपने तसल्ली देनी है
ना कि आपने सिर्फ चार्ट देखने हैं कि नहीं यार चार्ट ऊपर गया तो मैं बाई कर लूं, चार्ट नीचे गया तो मैं क्या करें, उसकी स्ट्रेटजीज को किसको लेके चल रहे हैं। इनकी एक माड़ी की जो आदत है कि कुछ कंपनीज, जैसे मैंने वो पहले बताया था उसका बीको स्टील्स का, कि वो खबरें दे रही है नोटिफिकेशन के यार मैं लिस्ट हो गई हूँ उनके पैनल में, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। लाइकवाइज इनकी आदत है कि हर चौथे दिन ये कुआं खोद देते हैं और कहते हैं कि यार वेल डिस्कवरी, और वो फाइनेंशियल में रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा। अब आपके पास दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच तो ये है कि आप लोग उसको लेके चलें, होल्ड करें, और जब तक वो फाइनेंशियल में रिफ्लेक्ट हो, और अगर इन केस फाइनेंशियल में जब वो रिफ्लेक्ट होती है, वो मटेरियल इफेक्ट नहीं आता, तो तब सेलिंग आएगी, फिर आप लोग लॉस में चले जाएंगे। दूसरी अप्रोच ये है कि वो फाइनेंशियल में आ जाए, जो भी आना है उसने, जो रिजल्ट आ जाएगा ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, महंगा मिलेगा, लेकिन श्योरिटी तो होगी ना। अब ऐसे हवा में रोज एक कुआं निकल आए तो मेरी तो समझ से बाहर है कि यार मैं ऐसी कंपनी की तरफ जाऊं इस प्राइस पे। जी फरसान भाई, आप पूछ सकते हैं, कुछ पूछिए। सलाम सर, मेरा काउंटर क्वेश्चन है इस बात पे। आप ओजीडीसी को कह सकते हैं कि वो कुएं पे लोगों को लेके आए थे अपनी बहुत दफा, अब उसकी न्यूज पे कोई भी नहीं जा रहा। माड़ी के पास एक एडवांटेज बहुत ज्यादा ये है, वो एफएफसी वाला एक एडवांटेज है, दूसरा ये फौजी ग्रुप का है। ये दो एडवांटेजेस हैं। तो इसका इसके एक आगे फिर वो फंडामेंटल्स नहीं इतने ज्यादा चल पाता इसके आगे, ये बहुत ज्यादा खेल जाती गेम। फिर तीसरी जो मैं एक बात ऐड करूंगा, उसके बाद वैसे आप खुद बोलना, म्यूचुअल्स के बहुत फेवरेट स्टॉक है। देन व्हेन म्यूचुअल स्टार्ट प्लेइंग, देन स्टॉक सारी चीजें ब्रेक कर जाता है, फिर आप नहीं इसको पकड़ सकते स्टॉक को। नाउ यू कंटिन्यू। अच्छा, एक आपने कहा कि यार रिसीवेबल पे ये चल रहा है, तो रिसीवेबल तो इसके ऑटोमेटिकली, अगर मैं बुक वैल्यू देख रहा हूँ तो उसमें इसका इफेक्ट आ रहा है कि रिसीवेबल का कितना इफेक्ट है। बुक वैल्यू डेफिनेटली उसमें निकलती कैसे है कि आपने रिसीवेबल सॉर्ट ऑफ आपके एसेट्स हैं, तो आपने टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, तो नेट बुक वैल्यू आपकी आ जाती है। बुक वैल्यू को जब आप शेयर्स पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो वो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि यार रिसीवेबल्स का इफेक्ट, तो रिसीवेबल का इफेक्ट ऑटोमेटिकली वो ले चुका है बुक वैल्यू में। सो रिसीवेबल्स आई डोंट थिंक सो कि इट विल अफेक्ट। हाँ, म्यूचुअल फंड्स इसमें मैनिपुलेट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्यों मैनिपुलेट करते हैं कि पहले वो नीचे से बाइंग स्टार्ट करेंगे, आप लोग कूदोगे, जब आप लोग कूदोगे तो प्राइस होते होते तकरीबन 700-900 पे भी जाएगी। जब 900 पे जाएगी उसने आपको सेल कर देना, और वहां पे जो सेल करेगा उसके बाद मजीद जहां पे लेट सपोज फेयर वैल्यू पे आ जाती है इसकी प्राइस, जब वो फेयर वैल्यू पे आ जाती है तो वो फिर शॉर्ट सेलिंग में आ जाते हैं, वो और शॉर्ट करते हैं, आप लोग वहां पे फिर सेल करते हो, वो नीचे फिर बाय कर लेते हैं। तो इस वजह से माड़ी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है। सो मेरा ये पर्सनल है कि यार मुझे इस प्राइस पे ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है, किसी और को अच्छा लग रहा है, तो इसमें घुस जाए, क्या कह सकते हैं, हर बंदे की पर्सनल चॉइस है। सो मेरा बताने का मकसद ये है कि ये इस प्राइस पे ये समझ से बाहर है। सो जी, नेक्स्ट बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, कता कलामी माफ। लेकिन वो फरसान की बात ये दुरुस्त है कि अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो लो रिस्क पे बंदा कर सकता है। अभी पिछले दिनों की बात है, 2 दिन पहले ही 682 पे मैंने बाय किया है, और यानी कि ट्रेड के हिसाब से ही मैंने उसको किया, पहले होल्डिंग को नहीं किया। तो मैंने 705 पे उसको सेल किया है। तो फरसान जैसे कह रहे हैं ना कि खेल जाती है बहुत ज्यादा। तो यही तो मैं आपको शुरू से, अगर आपने सुना हो कि मार्केट परफेक्ट नहीं है, मार्केट परफेक्ट नहीं है क्योंकि सेंटिमेंट्स हैं, बीच में ट्रेडर्स हैं। तो ट्रेडर्स ठीक है, एक वैरन बफेट का कोट है कि ट्रेडर इज ऑलवेज अ लूजर। सो वो क्यों कहता है, क्योंकि वो ठीक है, आज एक साइड पे जा रहे हो, आपने एक आधे ट्रेड में निकल गए, 2 में निकल गए, 10 में निकल गए, लेकिन जब आप 12वें में फंसोगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी जाएगा। सो जो मेरी अप्रोच है, कि मेरी अप्रोच ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना है। इन्वेस्टमेंट अगर आपकी सेफ है तो आप खेल सकते हो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है तो फिर आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, और फिर आप लोग किसी एक में स्टक होके या तो लॉस बुक करोगे, लॉस नहीं बुक करोगे तो 4-5 साल के लिए आप स्टक हो जाते हो। नेक्स्ट 10 साल हो सकते हैं,
लास्ट बुल रन आया था 58,000 पे जब मार्केट गई थी, तो तब मियां साहब का दौर था मेरे ख्याल से 2017-18 में, और अभी 2015 चल रहा है। तो आप देख लो कि 8 साल 9 साल किसी में फंसे हो। तो लाइकवाइज मैं PIBTL का आपको बता रहा हूँ, जब मैं शुरू में इन हुआ था लास्ट बुल रन पे, काफी पीक पे था, तब PIBTL उसके बाद गिरना शुरू हुआ और 3.5 पे, आई थिंक 4.5 पे या 3.5 पे जाके मैंने बाइंग की हुई थी और मैंने होल्ड रखी, मैंने नहीं सेल की। अभी जब PIBTL उठा सिर्फ बुल रन की वजह से, ना उसकी परफॉर्मेंस है ना कुछ है, जब वो पीक पे गया है अभी तो मैंने सेल किया है। डेफिनेटली गेन आया है, लेकिन ये गेन कंपनी की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है, ये सेंटीमेंट्स की वजह से है कि यार ऊपर जाएगी। न्यूज क्या है कि यार ये मैनेज करेगी रिकोडेक के जो मटेरियल है उसको, ट्रांसपोर्टेशन को। सो अभी तक तो मेरा ख्याल है कि रिकोडेक, इतना अरसा हो गया हमें, 10 साल तो हो गए हैं रिकोडेक सुन रहे हैं, तो कोई आउटकम मुझे तो नहीं नजर आती। मे भी हो रही हो, लेकिन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में कंपनी के उसमें कहीं नहीं शो हो रही। ठीक है, न्यूज आ जाती है 10 दिन बाद एक, तो हो जाता है। लाइकवाइज के इलेक्ट्रिक का है, के इलेक्ट्रिक आप लोग सेकंड करेंगे, तकरीबन पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ उसको, 5-6 सालों से लगातार एक ही न्यूज आती थी के इलेक्ट्रिक की, और हर साल तकरीबन मई जून में कि शंघाई इलेक्ट्रिक इसको टेक ओवर कर रहा है, और जैसे ही वो न्यूज आती थी कि इलेक्ट्रिक शूट करता था, जिसने नीचे बाय किया हुआ है वो डबल करता था, और वो उसके बाद सेलिंग आती थी और वो वापस वहीं पे खड़ा हो जाता। 2-3 दफा ये हुआ है, और एक फिर उसके बाद आपको पैटर्न पता चल जाता है कि यार न्यूज आती है बाय कर, सेलिंग है उसके बाद फिर फौरन आ जाती है। सो अगर आप ट्रेडर हो तो ठीक है, आप रिस्क ले लो फंसने का भी और रिटर्न का भी, लेकिन जो दूसरे हैं वो लोग अवॉइड करते हैं इन्वेस्टर इस चीज को। जी भाई, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इजाजी भाई। जी, शहजाद भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रेडर हमेशा लूज़ करता है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा-सा ये सेंस होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है लोग मैसेज ग्रुप्स में जब करते हैं ना कि हम लॉस में हैं ये, वो यानी कि उनको बाइंग का, एक तो डिप में बाय नहीं करते, सेकंडली वो फिर फर्स्ट टाइम ही बाय बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं कि उनके पास पीछे बैकअप भी नहीं होता कि वो उसको एवरेज कर सकें। फिर दूसरा, अगर वो एवरेज करते भी हैं तो बड़े स्टॉक को वो ₹1-1 पे कर रहे होते हैं। हालाँकि अगर आप 500 से एंट्री लें, नेक्स्ट आपकी 3-4 पे कम भी होगी ना, 500 इक्वल करते जाएँ इस तरह, तो यानी कि आपके पास फिर 10,000 शेयर्स बाय करने की गुंजाइश है, तो आप उसको उसी तरतीब से लें। तो अच्छा, अभी ये भी PSO में, जी, PSO में सॉरी भाई, इसी आप तरह। बात काट रहा हूँ। आई थिंक लास्ट आपने सेशन नहीं लिया, नहीं तो आप एक चीज आपको एक्सप्लेन हो जाती कि जब एवरेज करें आप लोग, लेकिन हमेशा जो आप पैसे लगाते हो ना, वो जीतते हुए घोड़े पे लगाते हो, आप कभी भी हारते हुए घोड़े पे नहीं लगा रहे। यानी आपने 500 लगाया कि इलेक्ट्रिक पे, वो नीचे आया तो आपने 500 और लगा दिया, वो ऑलरेडी नीचे आ रहा है, और हो सकता है वो पीक उसकी नीचे कहाँ पे जाके बनती है, ये अब आप चार्ट देखोगे उसमें, तो वो एक यूजलेस सी बात है। दूसरी जो आप कह रहे हो ना, एवरेज ₹1 ₹2 नीचे आया तो वो फिर कर लिया, तो ये लास्ट सेशन में मैंने क्लियरली बताया था कि अगर आपने एवरेज भी करनी है तो कम से कम स्टॉक 10% गिर चुका हो। अगर आपको एवरेज करनी पड़ जाए, कोई भी आप फिगर ले लें, उसको 10 टाइम्स एवरेज करने बैठे ना, तो वो बिलियंस में, बिलियंस में नहीं तो मिलियंस में तो चली ही जाएगी। सो एवरेज आप एक लिमिट तक कर सकते हो ना नीचे जाने की, तो आप कब तक करोगे? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5वीं दफा तो इतनी बड़ी अमाउंट हो जाएगी कि आपकी सोच से बाहर हो जाएगी। इसीलिए जो मेरी कोशिश होती है, आपको प्राइस उस पे मैं कहता हूँ कि यार आप उस पे जाके बाय करो जिसकी थोड़े रिटर्न्स के साथ मैच कर रही। अगर लेट्स सपोज आप PIBTL उठा लेते हैं अगले 10 साल के लिए, तो वो ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो आपको क्या रिटर्न देगी? अगर आप डिविडेंड की कोई कंपनी उठाते हो तो वो कम से कम आपको डिविडेंड तो पे करेगी ना। बेशक प्राइस नीचे चली जाती है, आप होल्ड रखें, आपको 10% जो बैंक से रिटर्न मिल रहा है वो उस कंपनी से मिलेगा। सो कोशिश ये करें कि वो कंपनीज उठाएं जो डिविडेंड पेइंग है और कंसिस्टेंट है।
चलो शहजाद भाई, फिर कम से कम 2-3 स्टॉक ऊपर की तो तरफ अगर आप बताओ, 2-3 स्टॉक तो सजेस्ट जी कर भाई, दे फिर आप। यार भाई 2-3 स्टॉक्स में ये होता है कि जब आप लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशन आपने नहीं देखा, आप एक दफा तसल्ली से जाके देख लीजिएगा। हमारा पर्पस ये नहीं है कि भाई आप लोगों को हम स्टॉक्स बताएं उस तरह से। ये वैसे बाय द वे मैं बता देता हूं, तो वो एक अलग चीज है। ना ये बाई कॉल है, ना ये सेल कॉल है। ये आपने जो खुद किया हुआ है, आप उसको असेस करें, उसको देखें कि आपने ठीक बाय किया है, उसकी प्राइस ठीक है, ना कि ये बाय और सेल कॉल है। सो शहजाद आई थिंक भाई सेशन। जी जी बिलाल भाई। शहजाद भाई जो तारिक गिलास है उसकी जब मैं फाइनेंशियल देखता हूँ तो चूंकि मेरे मेरे लिए एक आरओसी जो है वो एक बहुत बड़ा मैट्रिक है, तो आरओसी उसकी अच्छी आ रही है लेकिन उसके बावजूद उसने अच्छा खासा जो है डिप किया है। क्या आप लगता है क्या रीजन इसके पीछे हो सकती है? ये जस्ट एक सेलिंग हो रही है एक इमोशनल किस्म की। अच्छा, आरओसी आप देख रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल का डिफरेंट है। अर्निंग पर शेयर आप उसकी बता सकते हैं क्या है? ईपीएस उसकी अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो उसकी ईपीएस आई है इस बार क्वार्टर लास्ट ईयर की, वो उससे बेहतर आई है 2024 के मुकाबले में। अच्छा, ये एक मिसकंसेप्शन ये है कि जैसे भाई ने अभी बताया कि ईपीएस लास्ट क्वार्टर से बेहतर आई है या लास्ट ईयर इस क्वार्टर से बेहतर आई है। तो रिटर्न जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं या जिस तरह से मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो अगर वो बेहतर भी है और उस पे नहीं मैच कर रही, तो डेफिनेटली जो बैंक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी थिंकिंग टोटली डिफरेंट होती है। वो फिर जब कैलकुलेट करेंगे, फिर उन्होंने सेलिंग करनी है या शॉर्ट सेलिंग करनी है, उनको पता है कि ये आसान अल्फाज में स्टॉक बायर है उससे औकात से, तो क्या करें इसका। बाय तो वो करने से रहे, वो शॉर्ट सेलिंग कर। सो अभी आप बता रहे थे, सॉरी नाम बता दीजिए उसका, दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ एक दफा। मैं ये टीजीएल है, तारिक गिलास। टीजीएल, तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज। टीजीएल 184 पे चल रहा है और लास्ट 5 इयर्स का अगर इसका ग्राफ देख लें तो आपके सामने है कि ग्राफ कहाँ पे टच करके आया है। 300 के राउंड अबाउट टच करके ये नीचे आया है और 21 से लेके अभी तक 25 तक काफी ग्रोथ शो की है। अच्छा, अब ये ग्रोथ अर्निंग में अगर ट्रांसलेट नहीं हो रही तो ये ग्रोथ ठीक नहीं है। अर्निंग्स इसकी आ रही है 25 की, 27 की, और ये ईयर की अर्निंग्स आ रही हैं 24 की, 25 की, 20 की। जून क्लोजर है आई थिंक। सो 27 रुपए इसकी अर्निंग है। सो नॉर्मली अगर कोई भी बंदा इसकी एक्सपेक्ट करेगा तो वो ईयर के हिसाब से आप देख लेंगे 10% रिटर्न पे ये क्या बन रहा है, 270 के राउंड अबाउट। 10% का नॉर्मली रिटर्न आपको विदाउट रिस्क फ्री बैंक दे रहा है अगर ये 270 पे आपको मिले तो। और ये चल रहा है 180 पे। तो आप लोग ये देख लेंगे 27 पे अगर मैं इसको लेके चलता हूँ 20% रिटर्न के साथ, तो ये 135 के राउंड अबाउट बनता है। और इसकी बुक वैल्यू पे अगर हम जाके देख लें तो बुक वैल्यू परफॉर्मेंस वाइज इसकी बुक वैल्यू, वैल्यूएशंस, बुक वैल्यू 130 की है। तो राउंड अबाउट ये 135 और 130, यहाँ पे अगर ये बाइंग होती है तो समझ में आता है स्टॉक। सो जब तक यहाँ पे नहीं आता तब तक डेफिनेटली अगर म्यूचुअल फंड इसमें शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो वो करते रहेंगे और हो सकता है विद पैसेज ऑफ टाइम नीचे आ जाए। लास्ट क्वार्टर का इसका देख लेते हैं कि उसमें क्या हालात रहे। लास्ट क्वार्टर के इसके 5 रुपीज की अर्निंग्स है, तो इसकी अर्निंग्स गिरी हैं। लेकिन इसमें एक चीज नोट करने वाली ये है कि इसके फर्स्ट क्वार्टर की लास्ट ईयर की अर्निंग्स भी इंप्रूव हुई थी। कम थी लेकिन विद पैसेज। सो इट मीन्स के
अगर ये अभी गिरेगा थोड़ा सा तो ये उठेगा। क्यों? क्योंकि इसके सेकंड क्वार्टर्स में रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसके 4 से 9 गए हैं। मे बी सीजनल इंडस्ट्री हो, उसका एक इफेक्ट आता है इसमें बहुत ज्यादा। तो इस चीज को भी आपने जेहन में रखना है कि कई कंपनीज हैं जो सीजन्स के बेस पे चलती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की हैं, आईपीपीज हैं। तो गर्मी के सीजन जब स्टार्ट होंगे उनकी कंजम्पशन बिजली की बेहतर होगी। लाइकवाइज आई थिंक इसका भी मे बी कोई सीजनल का इफेक्ट हो। तो ये चीज अब आप उसके बिजनेस में देख लीजिएगा जाके। बाकी ये अगर 130 140 150 तक मिलता है तो ये समझ आती है, हालांकि ये 184 पे खड़ा है। सो डेफिनेटली जब तक रिटर्न्स, रिस्क और ये चीजें अपने आप को मैच नहीं करती तब तक चीजों को प्राइस फ्लक्चुएट करती है। जी हिजाजी भाई। शहजाद भाई, आप वो सजेस्ट कर रहे थे, काइंडली वो रिपीट कर दें। क्या चीज? जब 3-4 स्टार्ट के बारे में यार भाई, मैं आपको पर्सनल जो होल्डिंग्स है उसमें से आपको एबीएल सजेस्ट कर रहा हूँ, आप उसमें जाके देख लें। 3-4 मैं आपको नहीं कर रहा, एक आप देख लें। और उसके बाद सेकंड एक डीएचपीएल है, आप लोग उस पे देख लें, वो उसका रिजल्ट काफी अच्छा है। सो अगर नेक्स्ट क्वार्टर भी वो रिजल्ट अच्छा देता है तो वो अच्छा ऊपर जाएगा। अभी भी 2 दफा कैप लगा चुका है। डेफिनेटली जब म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो वो तरीके से बाय करते हैं, वो ऐसे नहीं करते कि यकदम बाय किया और कैप पे कैप लग रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा होता है, उनको पता है कैप लगते हैं। सो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि आप जब भी लेके चले, स्लोली बाइंग भी करनी है, सेलिंग भी करनी है, तो स्लोली करनी है। एक यकदम जब भी आप कोई काम करेंगे तो वो स्टॉक मार्केट में बाज़-औक़ात उसका रिवॉर्ड उस तरह से नहीं मिल पाता जिस तरह से आप सोच रहे होते हैं। सो लाइकवाइज सेकंड कंपनी पे चलते हैं। माड़ी की तो आई थिंक डिस्कस हो गई थी, और उसके बाद था पीएसओ का। ये जी पीएसओ पे आ जाते हैं। पीएसओ की ईपीएस अब 20 के करीब आ रही है अगर, और ये सितंबर 30 2025 3 मंथ्स की है। इसकी ईपीएस इंप्रूव हुई है। सो अगर मैं इसको नॉर्मली इसको लेके चलूं तो ये राउंड अबाउट 80 डिवाइडेड बाय 0.2 20% के रिटर्न के राउंड अबाउट इसका 400 के करीब प्राइस होनी चाहिए रिटर्न के अकॉर्डिंगली, जो ये रिटर्न दे रहा है। लेकिन अभी मैं इसको फर्दर देख लूंगा, इसकी बुक वैल्यू क्या है और अभी कहाँ पे चल रहा है पीएसओ, और फिर उसके बाद कुछ और फैक्टर्स हैं वो देखेंगे, ताकि हमें गेस करने में आसानी हो जाए कि यार कैसे लेके चलना है। सो अभी लेट्स सपोज मैं पीएसओ की ओपन करता हूँ, इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन। इसकी बुक वैल्यू 560 है गालबन, और अभी 439 पे क्लोजिंग दी है। मेरे पास वैसे होल्डिंग है काफी। सो अगर मुझे 20% रिटर्न चाहिए तो ये 400 पे है अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। बुक वैल्यू जैसे अभी आप कह रहे हैं, एक दफा हम भी नजर लगा लेते हैं इस पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे। वैल्यूएशन, बुक वैल्यू इसकी 532 है। सो अगर इसकी बुक वैल्यू 532 है तो नॉर्मली ये होता है कि बुक वैल्यू जब भी कंपनी डिसॉल्व होगी आपको कितना मिलेगा। आप कोई भी चीज बेचोगे तो आपको वो कंप्लीट प्राइस पे नहीं जाएगी, जो आपकी बुक वैल्यू है वो कम पे जाएगी नॉर्मली जब भी आप उसको ब्रेक करके बेचोगे। सो गवर्नमेंट की कंपनी है तो मैं 70 से 60% कह सकता हूँ कि प्राइस रिकवर होगी। लेट्स सपोज कोई भी चीज बेचेंगे तो मैं 60% लेके चल रहा हूँ, तो 322 के करीब इसकी बनती है जो बुक वैल्यू के हिसाब से प्राइस। लेकिन आप इसकी अर्निंग्स कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली 400 बनती है। अभी ये चल जो रहा है, ये चल रहा है जी 439 पे। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हो कि अभी भी ये नीचे जाएगा थोड़ा सा। जो म्यूचुअल फंड्स हैं जब तक ये इसको 20% पे नहीं लाते, ये इसी तरह प्ले करते रहेंगे। और उस लाइकवाइज फिर इसमें जो खबरें आ रही हैं कि हाँ यार गवर्नमेंट इसको पे कर रही है, आई थिंक इनका अभी डेट वाला इशू था,
जो गवर्नमेंट सर्कुलर डेट वाला, जो गवर्नमेंट रिजॉल्व करने की तरफ जा रही है, तो आपने ऑलरेडी उसकी डिसीजन ले रहे हो उसकी बुक वैल्यू को देख के, तो वो आपके लिए इतनी मैटर नहीं करती। हाँ ठीक है, वो डिविडेंड की फॉर्म में जब पे आउट करेगा तो फिर देखेंगे, या उसको कहीं इन्वेस्ट करता है तो अच्छी अर्निंग्स हो जाती है तो फिर बंदा देख लेता है इसमें। सेकंड, इसकी पे आउट्स चेक कर लेते हैं कि इसका पे आउट क्या है। इसके पे आउट्स विद पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव हुए हैं। 24 में इसने 23 में इसका 7 रुपए का पे आउट था, 7.5 का, फिर 24 में 10 का, और 25 में फिर इसने 10 का पे आउट दिया। सो अगर मैं इसकी पे आउट की वजह से, अगर मेरा फोकस है कि यार मुझे कांस्टेंट इनकम आए, उस तरह से अगर मैं सोच रहा हूँ, और मैं इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आता है कि यार मैं 10% मुझे कहीं ना कहीं से मिले, बैंक के इक्वल कैश में आए मेरे पास, तो फिर मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत कम परसेंटेज दे रहा है। ये 2% या 3% इसके डिविडेंड की पे आउट की परसेंटेज बनती है। सो ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि इसको लेके चलना है, होल्ड करना है, क्या करना है, ये अब आप लोग खुद देख लें पीएसओ की। सेकंड, उसके बाद जो हमने वोटिंग करवाई थी ग्रुप में, उसमें एक रिक्वेस्ट आई थी कंपनी की, पीएसओ हो गया, माड़ी हो गया, आई थिंक लकी सीमेंट मेरे ख्याल से है। सो लक को भी देख लेते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी मिस। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम न्यू इन्वेस्टर के लिए कितने शेयर्स होने चाहिए उसके पोर्टफोलियो में? लाइक अच्छी कंपनीज 4 to 5 मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए? ये क्वेश्चन लास्ट सेशन में भी था, इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जाके वो देख ले, ताकि चीजें रिपीट ना हो। नॉर्मली 4 से 5 कंपनीज आप रख सकती हैं, लेकिन अगर आपने रखना भी है और स्मॉल इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हैं, तो आप डिव 20 को फोकस करें। डिव 20 बेस्ट है, वो आपको कॉन्स्टेंटली डिविडेंड भी देता है। देखें, आप सेविंग कर रही हैं या मैं सेविंग कर रहा हूँ, तो मेरी सेविंग का 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये कि हाँ, फ्यूचर के लिए मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे, इन्फ्लेशन की वजह से मेरी जो डीवैल्यू हो रही है करेंसी वो ना हो। सेकंड, मुझे रिटर्न मिले, और अगर रिटर्न कंपनी प्रॉफिट दे के अपने पास ही रखे जा रही है तो मुझे नहीं उसका कोई फायदा, जब तक वो डिविडेंड की फॉर्म में कुछ ना कुछ मुझे पे करे। कम से कम इतना तो पे करे कि जितना बैंक मुझे दे रहा है। ठीक है, वो हाफ अपने पास रखे, उसको री इन्वेस्ट करे, लेकिन हाफ तो मुझे दे, ताकि उसको, मैंने भी लाइफ एंजॉय करनी है, ना कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके चले जाना है। सो अप्रोच हर बंदे की डिफरेंट है। अगेन, कुछ चाह रहे हैं कि यार दोबारा इन्वेस्ट करें तो वो पैसा आपके पास आ जाए, आप अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करें, वो बेहतर है, ना कि वो कंपनी अपने पास रखे और आपको कुछ भी ना दे। क्योंकि कुछ कंपनीज अभी स्टॉक एक्सचेंज ने क्राइटेरिया, पहले आई थिंक 200 मिलियन था लिस्टिंग के लिए, जब कोई भी जाता था लिस्ट करवाने, अभी आई थिंक वो 100 मिलियन पे ले आए हैं। तो इट मीन्स कि अब बहुत सारी कंपनीज जो फैमिली के बिजनेस होंगे, उनकी एक वैल्यू होगी, तो वो हर बंदा चाहेगा कि यार मैं जाके लिस्ट करवा लूं। लिस्ट करवाने से क्या होगा, जब वो आईपीओ आएगी, लोग उसकी सब्सक्राइब करेंगे, जितने की कंपनी थी उतना उसके पास कैश आ गया, बिजनेस अपनी जगह पे खड़ा है। अब वो उस कैश से ज्यादा नहीं तो कम से कम 30 से 40% जो बिजनेसेस हैं वो आपकी असल अर्निंग रिपोर्ट ही नहीं करते, पैरेलल चल रही होते हैं रिकॉर्ड्स। एक इसकी एग्जांपल ये है कि हम एक कंपनी के ऑडिट पे गए, लिस्टेड कंपनी थी, अभी मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता उसका। उससे हमने एक रिकॉर्ड मंगवाया, वाउचर मंगवाया, तो उस वाउचर का वो नंबर सिस्टम में नहीं आ रहा था। वाउचर था, प्रॉपर बना हुआ था, एंट्रीज भी थी उसकी, लेकिन वो सिस्टम में नहीं आ रहा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम उन्होंने ऑडिटर के लिए रखा हुआ था उसमें वो चीज नहीं आ रही, वो एक पैरेलल सिस्टम और लेके चल रहे थे जो उनका जाती था। सो जब इस तरह की कंपनीज होती हैं जहाँ पे सेठ कल्चर होता है, जहाँ पे एक सेठ साहब है, उनका बेटा सीईओ है, और फिर उसी की आगे रिश्तेदार है या बेटी वो कंपनी सेक्रेटरी हो जाएगी और डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठ जाएगी या एचआर की कमेटी में बैठ जाएगी, तो ये एक सॉर्ट ऑफ फैमिली बिजनेस है। कहने को वो लिस्टेड कंपनी है, लेकिन जब वो ये हरकतें चल रही होंगी तो वो जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट रात को बैठ के वो यही सोचते हैं कि इनका पैसा खाया कैसा जाए। तो पैसा कैसे खाया जाता है, वो ये है कि सीईओ की सैलरी लगा देंगे 40 लाख,
रिसेंटली अगर वो पढ़ के निकला है, ACCA किया हुआ है और उसको कंपनी का CEO बना के उसकी 40 लाख सैलरी कर दे, उसको हो सकता है 60, 70 की, 80 की, 90 की मार्केट में जॉब मिले अगर वो अपनी काबिलियत की बेसिस पे जाता है। लेकिन क्योंकि वो CEO चेयरमैन का बेटा है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अब्बा जी के पास उसके शेयर होल्डिंग काफी ज्यादा है, तो उसको कौन compete करेगा? जिसके पास 50% ओनरशिप है वो वोट देगा और एक तरफ एक 10% वाला वोट देगा, तो कौन सिलेक्ट होगा? आप लोग खुद बेहतर समझ सकते हैं। सो इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज है कि आप लोग जब भी आप लोगों को टाइम मिले, आप कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2017, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बनता है, कौन होता है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। इसमें गो थ्रू कर लीजिएगा, जर्नली मीटिंग्स की देख लीजिएगा, मीटिंग्स कैसे होती हैं, CEO कैसे अपॉइंट होता है, ताकि आपको थोड़ा सा उन चीजों का भी आइडिया हो कि जो न्यूज आ रही होती है कि CEO अपॉइंट हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, एनुअल जर्नल मीटिंग्स में चीजें हो रही होती हैं, वो उस चीज का भी आप लोगों को आइडिया हो। अच्छा जी, अब चलते सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जी अब नेटफ ने पहले 5 रुपए डिविडेंड दिया, फिर उसका 18 रुपीज डिविडेंड आया, तो सर जो नेटफ है उसकी जो करंट वैल्यू चल रही है, क्या वो ठीक है, या अगर अभी वो 360 या 350 तक आता है तो उसको दोबारा से जो है वो लेना चाहिए, या वो इससे ऊपर चला जाएगा? इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ? नेशनल फूड्स देख लेते हैं इसकी। नेशनल फूड्स की अर्निंग पर शेयर तो मेरे हिसाब से कम थी लास्ट टाइम जब मैंने देखा था। एक दफा दोबारा नजर लगा लेते हैं इस पे। इसकी अर्निंग पर शेयर टेलिंग 12 मंथ्स की 18 के करीब आ रही है। पॉइंट्स में मैं नहीं जाता, क्वार्टर की देख लेते हैं जी। क्वार्टर्स की 4.49 है, सो 4.49 मींस 5 कर लेते हैं, 20 के राउंड अबाउट इसकी बन जाएगी एनुअल अर्निंग्स। इस 20 पे अगर आपको 20% रिटर्न, जो कि नॉर्मली हर कोई एक्सपेक्ट करता है, तो ये 100 रुपीज बनता है। ये कंपनी मैंने भी देखी थी कुछ अरसे पहले, लेकिन इसका जो मेन अभी जंप करने की वजह है वो डिविडेंड की पे आउट है। सो डेफिनेटली जो लोग डिविडेंड के पीछे भागते हैं वो इसको देख रहे होते हैं कि यार डिविडेंड कितना दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, और डिविडेंड को अगर उन्होंने बेसिस बना के बजाय इसकी कि EPS को बनाए, तो उसकी बेसिस पे वो इसमें कूदे हैं, तो वो ठीक है, डिविडेंड उसने दिया है, लेकिन उसकी EPS गिर रही है। तो अगर विद पैसेज ऑफ टाइम जब आप लोग देखेंगे तो ये वापस अपनी अर्निंग्स को मैच करने के लिए इसकी प्राइस आएगी। जब वो आती है तो अवाम कहती है कि यार मार्केट में करेक्शन आ रही है, एक टर्म आपने काफी सुनी होगी, तो वो करेक्शन यही करेक्शन होती है कि वो उसकी प्राइस डेफिनेटली विद पैसेज ऑफ टाइम अपनी जगह पे आती है। आपने साइकिल बुल और बियर का साइकिल तो सुना ही होगा। बुल बेसिकली मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर किन को लेके जाते हैं? उन स्टॉक्स को जिनकी बुक वैल्यू ज्यादा होती है, उनकी प्राइस कम होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि ये बुक वैल्यू के करीब, उन्हें डिस्काउंटेड लगता है, वो ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, होता क्या है विद पैसेज ऑफ टाइम, वो बुक वैल्यू से भी ऊपर चली जाती है प्राइस, जब आम आवाम बीच में कूदती है। म्यूचुअल फंड तो डेफिनेटली स्टार्टर तो वही होता है ये, और जब आम आवाम कूदती है तो वो उसको एक और जंप मिल जाता है। अब इसकी बुक वैल्यू आप देखें 36 पे है। इग्नोर करें कि इसकी डिविडेंड की अनाउंसमेंट आई थी, अगर इसकी 36 पे है बुक वैल्यू, तो आप देख लें कि ये कहाँ पे अभी खड़ा हुआ है। अगर इसका डिविडेंड का इफेक्ट इग्नोर करें तो ये बुक वैल्यू से कहीं गुना ऊपर है, और अर्निंग वाइज भी देखें, उसकी बेसिस पे भी आप इसकी एक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो 100 बनती है। सो अब मुझे नहीं समझ आता कि ये 388 पे जो लेगा, तो जब बियर्स आएंगे उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करनी है। बियर्स सुबह सेल करते हैं, शाम को वही स्टॉक बाय कर लेते हैं। सुबह लेट्स सपोज 388 का सेल किया है, शाम को 350 पे उनकी सेलिंग की वजह से 350 पे गया, वो 350 पे फिर बाइंग शुरू कर देंगे। जब वहां पे हो जाएगा, उन्होंने जितना सुबह सेल किया, शाम को उन्होंने वो वापस बाय कर लिया और उनका प्रॉफिट बुक हो गया। लाइकवाइज वो तब तक ये करेंगे जब तक ये फेयर वैल्यू के आसपास नहीं आ जाती, और जब ये आसपास आएगी तो उसके बाद फिर बुल आएगा। तो लाइकवाइज ये साइकिल पूरी मार्केट में चल रहा होता है, हर स्टॉक के साथ ये चल रहा होता
इसमें एक और चीज आ जाती है लेवरेज की। कुछ लोग लेवरेज पे बाइंग करते हैं, तो उससे होता ये है उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को लेकर चल रहे होते हैं। मेरे ख्याल से नेशनल फूड्स डिविडेंड अभी इसने बहुत अच्छा दिया है। अगर मैं इसके पे आउट्स पे चला जाऊं, अच्छा, ये देखें इसका पिछले डिविडेंड देख लेते हैं। सितंबर 23 में दिया था, 24 में 2 दफा दिया है, सिर्फ 6-6.5 रुपए का, जो कि समझ आती है कि यार आपकी 20 रुपए की अर्निंग है, आप 7 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए दे देते हो डिविडेंड, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 25 में जाके इसने 2 रुपए दिया, फिर 2 रुपए दिया, फिर 5 रुपए दिया। अब ये इसने 18 दिया, तो 18 देने की कोई वजह है? वो किसी ने वजह देखने की जरूरत समझी है? राज भाई, तो मेरा वही टीजीएल के हवाले से एक क्वेश्चन था। वो शॉर्ट सा ये कि जैसे आपके नजदीक उसकी वैल्यू जो थी वो 140 या 145 के आसपास थी। प्रॉब्लम उसमें ये आता है कि वो टाइमिंग द मार्केट वाली बात है। अब वो लेट्स सपोज स्टॉक उस रेंज तक आई ना और हम वेट करते हैं उसको बाय करने के लिए, या एक फॉर मतलब एनी स्टॉक ये अप्लाई हो सकता है, तो उस सूरत हाल में बंदा क्या करे फिर? उस आप होल्ड रखें, आपको आसान बता रहा हूँ। अभी मैं शायद स्टार्ट में कहा था, या एक आधी दफा ग्रुप में भी किसी ने पूछा था कि एबीएल का क्या करना है। 205-6 पे चल रहा था, तो मैंने कहा था 180 से नीचे आता है तो आप बाय करें, लेकिन बाय ऐसे नहीं करना कि आपको 1000 चाहिए तो आप एक ही दफा कूद जाओ। विद पैसेज ऑफ टाइम 160 तक आ सकता है। डेफिनेटली एक बंदा एक्सेस में जाएगा, या बियर्स जाएंगे या बुल्स जाएंगे। बुल्स उसको एक लेवल तक पुश कर सकते हैं, लाइकवाइज बियर्स भी उसको एक लेवल तक पुश कर सकते हैं। तो दरमियान में बैलेंस कहीं ना कहीं आता है। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उस बैलेंस के राउंड अबाउट आए। वो बैलेंस कैसे आएगा, कैसे देखते हैं? वो नॉर्मली 20% के राउंड अबाउट हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है। म्यूचुअल फंड्स पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है कि वो अच्छे रिटर्न्स दे। अगर वो अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे, डेफिनेटली लोग उनसे पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। तो बैंक से तो उन्होंने compete करना ही होता है। बैंक्स अगर ऑफर कर रहे हैं 10% आपको रेट, तो म्यूचुअल फंड्स की कोशिश होती है कि वो 15 से 20 ऑफर करें ही करें। तो आप लोग थोड़ी सी उनकी माइंडसेट को भी देखें कि वो किस तरह से लेके चीजों को चल रहे होते हैं, तो आपको विद पैसेज ऑफ टाइम ये स्टॉक मार्केट की क्लियर पिक्चर नजर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, सॉरी यार, क्वेश्चंस मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हो गए। मेन हमारा जो फोकस था वो थोड़ा साइड पे रह जाएगा। लकी का हम देख रहे थे, लकी सीमेंट का। जी, लकी का 439 का शेयर है, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट में चले जाएं तो ये अभी इसकी क्वार्टर की जो अर्निंग है ये आई है, लास्ट क्वार्टर में इसने लॉस किया है, और लॉस भी 25 के चौथे क्वार्टर में इसने लॉस किया है, और लॉस इतना किया है कि 2 क्वार्टर्स की मेरे ख्याल से अर्निंग्स इसकी उड़ गई, और अराउंड अबाउट 20-22 के करीब इसकी एनुअल बनेगी। एनुअल इसकी बनी है 22 रुपए। सो डेफिनेटली साइक्लिक एक इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन जब होगी तो लोग लकी बहुत ज्यादा यूज होगा। अब इसकी क्वार्टरली पे चले जाते हैं, तो ये 9 पॉइंट अभी के जो क्वार्टर है, मैं इग्नोर करता हूँ पिछले, तो ये 40 तकरीबन बन रही है एनुअल। 40 अगर एनुअल बन रही है इसकी, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ 0.2 से, तो ये राउंड अबाउट 200 के अर्निंग की बेसिस पे मैं इसको लूंगा। अगर मैं इसको अर्निंग की बेसिस पे नहीं ले रहा और बुक वैल्यू फोकस कर रहा हूँ कि यार मेरी बुक वैल्यू कितनी बन रही है, तो ये 41 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है। तो अब ये स्टॉक्स डेफिनेटली जब इन पे टाइम आएगा, बुरा टाइम आएगा, तो ये काफी नीचे गिर सकते हैं। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि ये गिरा है कि लास्ट 2 या 3 मंथ्स में गिरा है या नहीं। थोड़ा सा गिरा है, इतना नहीं गिरा। 494 को टच करके ये वापस आ रहा है, और इंडेक्स इंप्रूव भी हुआ, तो आई डोंट थिंक सो कि ये मजीद ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच नहीं कर रही। अच्छा, एक और चीज इसमें देख लेते हैं कि इसका जो इन्वेंट्री का पीरियड है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम। तो 25 पे इसके नंबर ऑफ डेज थे रिसीवेबल के, इन्वेंट्री मूवमेंट पीरियड ये होता है कि बेसिकली अगर एक इन्वेंट्री बनाई है उसने, वो कितनी जल्दी बिक रही है, और बिकने के बाद कितनी जल्दी उसके पास पैसा आ रहा है। जो पैसा आना होता है वो रिसीवेबल्स
डेज रिसीवेबल में यहाँ पे शो हो रहा होगा, और लाइकवाइज इन्वेंट्री डेज मतलब कितने दिन उसके पास इन्वेंट्री खत्म होती है, सेल होती है और फिर नई जनरेट होती है। तो इन्वेंट्री के डेज आप ये देख लें कि 20 के बाद 21 में इसके इम्प्रूव हुए, 20 से 21 में 25 पे आए, फिर 32 पे, फिर 35 पे, फिर 35 पे मेंटेन रहे, और 25 में फिर ये 30। इस लिहाज से देखें तो इन्वेंट्री इसकी ज्यादा सेल हो रही है, ये आपको एक इंडिकेशन बन जाती है। प्रोफाइल में जाके देखें, ऑडिटर इसका AF फर्गूसन है। नॉर्मली ऑडिटर बहुत अहम होता है जब भी आप देख रहे होते हैं, तो लास्ट सेशन में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑडिटर हमेशा अच्छी कंपनीज का 3-4 बड़ी फर्म्स हैं, बिग 4 के नाम से हैं, वो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। वो अगर ऑडिटर है तो आप उनकी फाइनेंशियल्स पे आंखें बंद करके रिलाई कर सकते हो। अगर उसके अलावा कोई ऑडिटर है तो डेफिनेटली, अब आपको पता है मार्केट में क्या किस किस्म की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाह रहा। कुछ इश्यूज बन सकते हैं मेरे लिए भी उस अगर मैं कमेंट करता हूँ। बहरहाल AF फर्गूसन हो गई, EY हो गई, यूसुफ आदिल हो गई, डिलॉयट हो गई, KPMG, ये कुछ अच्छी फर्म्स हैं। इनके से अगर ऑडिटर हैं, ये लोग ऑडिटर हैं, तो उनकी फाइनेंशियल्स पे आप लोग रिलाई कर सकते हैं। अच्छा जी, लक्की की तो आपको अब आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा कि यार ये किस प्राइस पे होना चाहिए और कहाँ पे है। उसके बाद जो एक और रिक्वेस्ट आई थी वो आई थी जी OGDC और साजगार की। OGDC का देख लेते हैं कि उसके क्या हालात हैं। गवर्नमेंट होल्डिंग है कंपनी। अच्छा, इसके अर्निंग पर शेयर आ रही है 38 के करीब, और टेलिंग 12 मंथ्स की, ईयर की इसकी आ रही है 39। तो राउंड अबाउट कह सकते हैं 40 के आसपास थी। अर्निंग्स इसकी 23 से ऑनवर्ड कम हुई है। ऐसा नहीं है कि यार अर्निंग्स बढ़ रही हैं, अर्निंग्स कम हुई है। और अगर आप इसकी खोल के देखेंगे वजूहात, तो वजूहात में यही होगा कि यार एडमिन कॉस्ट बढ़ गई है। जब भी आप लोग टाइम मिले उसको खोल के देखें, एडमिन कॉस्ट नॉर्मली इसकी बढ़ रही होगी, और इनकम थोड़ी सी कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट की है, तो सैलरीज तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। जो गवर्नमेंट की बढ़ती है, इनकी अपनी यूनियंस हैं, वो लोग डिमांड करना शुरू कर देते हैं, मैनेजमेंट भी वही एक्सपेक्ट कर रही होती है। सो लाइकवाइज अभी EPS इसकी खड़ी है 8.91 पे। अगर मैं इसको 8.91 को प्रोजेक्ट करूं, या मैं 9 ले लेता हूँ बीइंग ऑन सेफ साइड, सो एनुअल इसकी 36 बनेगी। 20% के रिटर्न के राउंड अबाउट ये 180 के राउंड अबाउट होना चाहिए, अगर मैं अर्निंग्स की बेसिस पे फोकस कर रहा हूँ। अगर मैं परफॉर्मेंस पे इसके फोकस कर रहा हूँ, और परफॉर्मेंस में इसकी फोकस कर रहा हूँ, तो इसकी बुक वैल्यू जो है, सॉरी, बुक वैल्यू 313 के करीब है। 313 के करीब है, तो 70% 313 का आप लोग ले सकते हैं। गवर्नमेंट का है तो मैं तो शायद और नीचे लूं, लेकिन नॉर्मली 70% से 60% ली जाती है। तो ये 219 पे है। एक आपके पास आ गई 219 की, और दूसरी फिगर आ गई थी आपके पास, आई थिंक कौन सी आई थी, क्या आ रही थी 200 की। अब 200 और 219 अगर आप इसकी बुक वैल्यू की बेसिस पे भी जाते हैं, तो ये तकरीबन 219 के आसपास समझ आता है। और अगर आप अर्निंग्स पे जाते हैं, कि जो कि इसकी कम हो रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, और भी कम होंगी, क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन बढ़ेगी, एम्प्लॉयज इसकी सैलरीज डिमांड करेंगे, तो अर्निंग्स इसकी कम होंगी। और गवर्नमेंट, मेरा नहीं ख्याल कि अभी किसी ऐसे लेवल पे है कि वो इनको बेनिफिट दे सके। एक खबर आती है बार बार रिवॉल्विंग डेट की, और वो इसको रिवॉल्विंग डेट पे करने की सोच रहे होते हैं, लेकिन वो प्राइस इतनी जंप कर जाती है कि वो समझ से बाहर हो जाती है। अभी भी डेफिनेटली आप लोग देख रहे होंगे, जब इंडेक्स गिरता है तो उसमें 4-5 कंपनीज मेन कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। एक माड़ी कर रही होती है, माड़ी नेगेटिव में हो तो इंडेक्स को अच्छा खासा नीचे लेके जाती है, और OGDC है, लाइकवाइज कुछ और कंपनीज हैं, जब ये ऊपर जाती हैं तो इंडेक्स ऊपर जाता है। अब जब आप लोग देख रहे हो कि हफ्ते से वो नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि मेन कंपनी में सेलिंग आ रही है। सेलिंग क्यों आ रही है? उसकी परफॉर्मेंस की वजह से आ रही है। तो इंडेक्स वो डेफिनेटली वो नीचे रहेगा।
क्योंकि उन कंपनीज का कुछ का वेट ज्यादा है। HBL का काफी ज्यादा वेट है, OGDC का है, FFC का है, माड़ी का है। जब माड़ी हिलेगा तो डेफिनेटली इंडेक्स भी हिलेगा। फिर आप लोग उसको कंपेयर कर रहे होते हो कि यार कब पैटर्न है और फलाना पैटर्न है और अभी बॉटम पे आ गया है, अभी RSI ये चल रहा है मार्केट का, सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये चल रहा है, सो मूविंग एवरेज ये चल रहा है। तो वो चीजें फिर समझ से बाहर होना शुरू हो जाती है जब आप उन चीजों में जाना शुरू कर देते हो। आप नॉर्मल इसकी बुक वैल्यू देख के चलो, बुक वैल्यू से भी सेफ ईपीएस को लेके चलो। ईपीएस के बाद फिर फर्दर लास्ट सेशन में भी मैंने कहा था कि अगर आपका फोकस है डिविडेंड पे तो आपने लाजमी उसका कैश फ्लो देखना। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप लोग देखोगे तो आप देखोगे कि उसके ऑपरेशंस में से कैश जनरेट भी हो रहा है कि नहीं। मैं हर साल बेचता हूँ 20 करोड़ की चीज और मैं उधार पे बेच रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरी वो रेवेन्यू तो आएगा, नीचे कॉस्ट भी आएगी, हर चीज आएगी, लेकिन मेरे पास कैश नहीं आएगी। जब तक वो कैश नहीं आएगी मैं आपको डिविडेंड नहीं दे सकता। वो कैश कब आती है? नॉर्मली जब गवर्नमेंट्स को अब जैसे OGDC का केस है, तो जब गवर्नमेंट इसको पे करेगी फिर इसके पास कैश आएगी। तो अभी भी जो जंप करने की वजह थी उस खबर पे वो यही थी कि यार इसके पास कैश आएगा, ये डिविडेंड पे करेगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं। उस लिहाज से डिविडेंड इसने नहीं पे किया। 1-2 इंस्टॉलमेंट्स आई हैं। कुछ कंपनीज थी जिन्होंने पे किया, जिसमें EPQL थी, तकरीबन 9 अरब के थे उसके रिसीवेबल गवर्नमेंट से, 7 अरब उसको मिला, उसमें से 3 अरब उन्होंने लोन की मद में पे कर दिया, बाकी 4 अरब तकरीबन 10 रुपए पर शेयर बनता था वो उन्होंने पे किया। अब लाइकवाइज उनका 2 अरब रिमेनिंग है। जैसे ही 2 अरब आएगा वो तकरीबन 10 रुपए के करीब उसकी बनती है, वो उसको पे आउट करेंगे। कुछ कंपनीज जो डिविडेंड पे आउट करती हैं उनमें ये चीज अच्छी है कि जब वो पे करेंगी तो आपके पास एक तकरीबन 30% पहले मिल चुका है, 30% और मिल जाएगा, तो 60% तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकल गई। अब जो आपके पैसे पड़े हुए हैं वो सॉर्ट ऑफ फ्री हैं, तकरीबन 10 रुपए पे। आप लोग खुद देख सकते हैं कि अगर वो शेयर आ जाता है आपको कॉस्ट करता है तो वो फ्री है, और वो अभी चल रहा है तकरीबन 30 के राउंड अबाउट। अच्छा सर UDPL का बता दे थोड़ा सा, उसका क्या सीन? UDPL यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मैंने लास्ट टाइम देखा था, सॉरी, इसकी अर्निंग्स इंप्रूव हुई हैं। अभी आप लोग डेफिनेटली फाइनेंशियल्स आप ये देखें कि ये लॉस में था नॉर्वे के 22 में, 23 में ये 10 के लॉस में था, 24 में इसका 10 का प्रॉफिट हुआ और फिर 25 में जाके ये 25 रुपए के प्रॉफिट पे खड़ा हुआ है। अभी के क्वार्टर का इसका मैं रिजल्ट देखूं तो ये 11 रुपए का आया है क्वार्टरली, हाँ 11 रुपए का, तो जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी लेट्स सपोज मैं इसको 11 के हिसाब से ही प्रोजेक्ट करता हूँ, जो कि होगा नहीं, नॉर्मली डेफिनेटली हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में लॉस आ जाए, लेकिन अगर मैं 11 के हिसाब से इसको प्रोजेक्ट करता हूँ तो ये बनेगा आपका 44 रुपए एनुअल, और 44 को 20 से मैं करूं तो ये 220 के हिसाब तक प्राइस होनी चाहिए। अगर अर्निंग के उससे पहले मिल रहा है तो ये आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक तो कंपनी का बिजनेस की टाइप देख लीजिएगा कि ये कंपनी कर क्या रही है, ये आपको पता होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर और अलाइड सर्विसेज। तो इस कंपनी की अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सेल किस वजह से इफेक्ट हो सकती है। फ्लड आया है तो फ्लड में नॉर्मली जो फ्लड के बाद की जमीन होती है उसमें पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीजें डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले से हरियाली हो जाती है, तो हो सकता है इसकी सेल्स इफेक्ट हो। तो इन चीजों को माइंड में रखिएगा। लाइकवाइज अगर मैं इसकी बुक वैल्यू पे जाता हूं तो बुक वैल्यू इसकी आ रही है 47 रुपए के करीब। तो आप देख लें अर्निंग की बेसिस पे ये 200 पे जा रहा है और बुक वैल्यू के हिसाब से ये आपको 47 पे है। लेकिन जो नॉर्मली कंसिडर हो रही होती है वो अर्निंग की बेसिस पे म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो सॉर्ट ऑफ म्यूचुअल बुक वैल्यू को इतनी वैल्यू नहीं देते, क्योंकि उन्होंने अर्न करना है, अर्निंग से पे आउट कर रही है कंपनी, और पे आउट से अभी ये देखें 17 रुपए उसका है डिविडेंड का पे आउट।
17 ये इस क्वार्टर का था और इससे पहले भी वो 2 दफा दे चुकी है। ₹1.25 भी दे चुकी है और 30 भी दे चुकी है। यानी ये जिसने 100 पे लिया था, 30 ये और 17 ये तकरीबन 47 हो गए, और ये तकरीबन 50 कर लें, 50 तो वो ऑलरेडी कैश की मद में दे चुकी है। इस तरह की जो कंपनीज होती हैं ये डेफिनेटली अच्छा पे आउट कर रही हैं, तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। अभी यूडीपीएल एक अच्छे लेवल पे है और डेफिनेटली एक्स डेट के बाद सेलिंग आती है। कुछ लोग जिनको प्रॉफिट चाहिए होता है उनको समझ आती है कि हाँ इतने का मैंने लिया था, मुझे डिविडेंड आ गया, मैं सेल करके निकलूं, वो निकल रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा डिप आता है। तो इसमें आप लोग ले सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्लोली बाय करें। हो सकता है थोड़ा और नीचे आए, 119 से नीचे आए, तो आप उस टाइम बाय कर लें, 100 के राउंड अबाउट बाय कर लें। तो डिविडेंड्स की पेमेंट्स इसकी बहुत अच्छी हैं, अर्निंग्स इसकी बहुत अच्छी आ रही हैं, और पेस्टिसाइड्स का बिजनेस है, और डेफिनेटली यूरिया और उस चीजों से रिलेटेड है ये, तो लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ दे सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा कोई कंपनी किसी ने डिस्कस करनी हो? सर अगर डीजीकेसी पॉसिबल है। डीजीकेसी डीजीकेसी का देख लेते हैं सर। अच्छा, डीजीकेसी चल रहा है 214 पे, और फाइनेंशियल्स में जाके देख लेते हैं। 19 रुपए की इसकी वो है, क्या नाम है, ईपीएस। ईपीएस 19 की है, लेकिन इसकी ईपीएस कंसिस्टेंट नहीं है। ये आप देख लें, लॉस में था, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस, फिर माइनर सा प्रॉफिट, और फिर नॉर्मल प्रॉफिट। ये 25 तक तो अगर मैं देखूं तो मुझे ठीक नजर आ रहा है। और क्वार्टरली में मैं चला जाता हूं, तो क्वार्टरली में अभी आप इसकी देखेंगे ये 4.93, अगर 4.93 के हिसाब से मैं प्रोजेक्ट करूं, मैं 5 ले लेता हूं, 4.93 नहीं लेता। तो इसकी बेसिस पे मैं अगर इसको प्रोजेक्ट करूं और 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट करूं, तो ये राउंड अबाउट 100 के मैं बाय करूंगा। अगर इससे ऊपर है तो मैं बाय नहीं करूंगा, और अभी ये 214 पे चल रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और, बुक वैल्यू वाली साइड भी देख लेते हैं कि यार उसके हिसाब से क्या है। तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो 216 पे है, और अभी ये चल रहा है 214 पे, यानी बुक वैल्यू का 70% होना चाहिए। तो 214 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो ये अराउंड अबाउट 150 के आसपास आती है। तो 150 के आसपास ये अगर आपको मिलता है तो फिर भी समझ आती है, अगर आप सिर्फ उसके एसेट्स को फोकस कर रहे हैं। और अगर आप अर्निंग्स पे फोकस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत नीचे है, इसकी उस लिहाज से नहीं होगी। डिविडेंड्स का इसका देख लेते हैं कि डिविडेंड्स इसने क्या दिया जी। 22 तक इसने सिर्फ 22 में ₹1 दिया, और उसके बाद 3 साल बाद ₹2 दे रहा है, और उसकी बेसिस पे ये 200 पे खड़ा है। यानी जिसके डिविडेंड कंसिस्टेंट नहीं है वो आप 200 पे अब बाय करोगे, और आप ये एक्सपेक्ट करोगे यार ये और ऊपर जाएगा, तो फिर अल्लाह हाफिज है आपका भी, और इस कौम का भी, और स्टॉक एक्सचेंज का भी। बीएमआई, बैंक मुकरमा लिमिटेड, बीएम। अच्छा, ये बैंकिंग सेक्टर में फिर वो उसी तरह से 2 तरह से आ जाते हैं। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में भी, कि शरैया बैंक और नॉन शरैया बैंक, इसके अर्निंग्स आपको यहाँ से ओपन करते ही नेट प्रॉफिट्स का नजर आ गया होगा कि लॉस लॉस लॉस। और जब सेकंड क्वार्टर 25 का इसका प्रॉफिट में है, फाइनेंशियल्स में चले जाते हैं, अभी का करंट का देख लेते हैं, करंट क्वार्टरली इसका क्या चल रहा है। एनुअल तो इसकी 24 पैसे और 2 पैसे, 24 पैसे की अर्निंग है। तो अगर आप 24 पैसे की अर्निंग लेके चल रहे हैं तो आप क्या लेके चल रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कहाँ पे होगा। तो लेट्स सपोज साल की इसकी अर्निंग ₹1 भी ले लें आप, इस क्वार्टर की देख लेते हैं, इस क्वार्टर में तो 2 पैसे पे आ गई है। तो ये डेफिनेटली नीचे ही जाएगा। ये जुए का शेयर है, बहुत ज्यादा इसमें जो छोटी अमाउंट में होते हैं, तो ये टोटली जुए का शेयर इसको बोलते हैं, जिसमें आता है एक बंदा, वो
बाइंग करता है और वो इतने ऊपर ले जाता है, जैसे ही आप लोग कूदते वो आपको सेल करके निकल जाता है। पंप एंड डंप के लिए ये कंपनी अच्छी है, इन्वेस्टिंग के लिए ये बिल्कुल नहीं रिकमेंडेड। सो मेरा नहीं ख्याल कि बैंक मुकरमा में कोई खास फ्यूचर आपको नजर आएगा। अब ये पैसों में है तो ये 1 रुपया 2 रुपया इसकी औकात होनी चाहिए थी, जो कि मेरे ख्याल से कुछ अरसे पहले तक थी। और हाँ, ये देखें आप लोग, ये 23 में 1.58 पे चल रहा है, 2 पैसे 3 पैसे 2 रुपए 1 रुपया, और यहाँ पे तो शायद 1 रुपया 35 पैसे तक गया है। और अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस पे चला जाऊं तो यानी वो अपनी औकात पे था, लेकिन अभी बुल रन आया तो उसने उठा दिया तो ऊपर चला गया, और विद पैसेज ऑफ टाइम ये वापस अपनी जगह पे आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वापस अपनी जगह पे ना आए। बुक वैल्यू पर शेयर इसकी आप देख लेंगे नेगेटिव में, यानी जब ये कंपनी बिकेगी तो कुछ ज्यादा देना पड़ेगा, मिलेगा तो आपको कुछ भी नहीं। तो आप देख लें कि आप इसको क्या लेके चल रहे हैं और क्या सोच के चल रहे हैं। अनलेस के कोई प्रॉफिट में है तो वो जब जंप करे आप निकाल दें, सेल करें, जान छुड़ाएं, इससे अच्छी कंपनीज की तरफ जाएं, ना कि जुए के जो शेयर हैं उसमें आप लोग कूदें। पोल अगेन, पाकिस्तान ऑयल लुब्रिकेंट्स ऑयल फील्ड्स लिमिटेड है, ओके। असल में हम लोग ऑडिटर्स हैं तो हम पीओएल बोलते हैं, हम पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट्स को तो वो सेम पे चढ़ा हुआ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फाइनेंशियल्स में। ईपीएस इसकी 137.85, नॉट बैड। 85 पे खड़ा है 25 में। ईपीएस इसकी 22 में 91 पे थी, और 128 पे 137 पे 85 पे। अच्छा, अभी अगर मैं क्वार्टरली पे चला जाऊं तो क्वार्टरली भी इसकी ईपीएस खड़ी है 19 पे। सो राउंड अबाउट तकरीबन सेम है। अगर इसको मैं प्रोजेक्ट करूंगा, मैं 20 लेके चल रहा हूँ, तो ये आएगी तकरीबन 80 के करीब। 80 पे अगर मैं 0.2 से डिवाइड करूं तो ये बनेगा राउंड अबाउट 400 के करीब। अगर ये प्राइस मिलती है मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन 20% रिटर्न के लिए, तो मैं लूंगा, लेकिन ये 593 पे चल रहा है। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, इसके प्रोफाइल में जाके थोड़ा सा ऑडिटर का देख लेते हैं। फर्गूसन है, अच्छी कंपनी है, और परफॉर्मेंस में जाके इसका बुक वैल्यू देख लेते हैं कि बुक वैल्यू की वजह से तो इन्फ्लेट नहीं है। बुक वैल्यू है 282, तो आप लोग देख सकते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम इसने कहाँ जाना है। 593 पे चल रहा है, और है कितना बुक वैल्यू 282, जो अगर 70% पे जाएंगे तो राउंड अबाउट 200 के राउंड अबाउट बन जाएगी। सो काफी ज्यादा ऊपर है। अभी ये जब गिरेगा तो डेफिनेटली मार्केट को अपने साथ लाएगा, जब बियर सेलिंग करेंगे। और मार्केट होता क्या है कि इतनी दफा आपको दिखाती है या ट्रस्ट का लेवल ऑब्टेन करती है कि आप समझते हो कि हाँ अब मैं ठीक ही हूं, और उस टाइम आप गलती करते हो। जैसे बीओपी के केस में लोगों ने कहा नीचे इससे ऊपर नहीं जाएगा, वो और चला गया। उसने कहा और ऊपर नहीं जाएगा, वो और ऊपर चला गया। करते करते वो 42 को टच कर गया, और फिर इवन नीचे भी 2-3 चक्कर लगाए उसने 30-35 के, और फिर वो 42 पे गया। सो लाइकवाइज विद पैसेज ऑफ टाइम ये अपनी वैल्यू पे आके चीजें खड़ी होती हैं। ऐसे नहीं होता कि ये खड़ी नहीं होती, ये खड़ी होती है। पीओएल के डिविडेंड पे देख लेते हैं। पीओएल के डिविडेंड्स अगेन इनका भी आई थिंक हिस्सा था उसमें गवर्नमेंट के सर्कुलर डेट में, तो उसकी वजह से एक इफेक्ट आ सकता है कि हाँ इनके रिसीवेबल्स जो खड़े थे उसकी वजह से डिविडेंड अच्छा पे आउट्स चेक कर लेते हैं। तो सॉरी यार, ये मेरा आई थिंक नेट का इशू है, या 50 वाज गिवन। अच्छा, ये हामिद भाई कह रहे हैं, तो डिविडेंड के हिसाब से डेफिनेटली उसके रिसीवेबल जो खड़े थे उसने वो आपको पे किया, तो उसके रिसीवेबल खत्म हो गए, तो अब बुक वैल्यू और नीचे आ गई। और अगर इसका नेक्स्ट में इफेक्ट लेगा तो बुक वैल्यू और नीचे चली जाएगी।
वो तो हुआ वही कि उन्होंने सेल्स जो करते रहे ये गवर्नमेंट को करते रहे, ये गवर्नमेंट की डिस्काउंट मिल रहा होगा और उसकी बेसिस पे प्रॉफिट बताते रहे। अब जाके जब गवर्नमेंट ने जान छुड़वाना शुरू की है तो उन्होंने पैसे पे किए हैं और उसकी पैसे में से डिविडेंड पे आउट हो रहे हैं। सो ये 1 ऑफ इवेंट 2 ऑफ इवेंट तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये विद पैसेज ऑफ टाइम चीजें नॉर्मल की तरफ आएंगी। अभी जैसे आप रिटर्न्स इसके 3 मंथ्स का लेट्स सपोज मैं इसका ग्राफ देखता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि चीजें वापस नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो गई हैं डिविडेंड पे आउट के बाद। और अब अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं यार ये वापस ऊपर जाएगा तो मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी गलती कर रहा है। AKBL अस्क्री बैंक, अस्क्री बैंक। अच्छा, इसका कुछ चीजें थोड़ी सी चेक कर लिया करें कि ये शरीय कंप्लायंट हुआ है कि नहीं अस्क्री बैंक। अच्छा, इसकी EPS 17 आ रही है लास्ट टेलिंग 12 मंथ्स की। अगर मैं इसकी उस पे जाऊं क्वार्टरली इनकम पे तो क्वार्टरली इसकी डेफिनेटली इसकी क्वार्टरली 5 के राउंड अबाउट आ रही है और फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अच्छा, एक क्वार्टर अभी रिमेनिंग है इसका तो तकरीबन 4, 2, 6 और 5, 11, 12 के करीब। सो 12 के करीब इसकी अभी तक बन रही है और एक क्वार्टर की लेट्स सपोज आप 4 भी लगाते हैं तो ये 16 के करीब चला जाएगा। तो अगर ये 16 के करीब जाता है तो आप देख सकते हैं कि इसकी अर्निंग्स की बेसिस पे 20% रिटर्न के हिसाब से ये 80 के राउंड अबाउट आ रहा है। और अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे जाऊं तो परफॉर्मेंस कह रहा हूँ बुक वैल्यू की बेसिस पे जाऊं तो ये 93 के राउंड अबाउट है। तो बैंक्स में जब हम लेते हैं ना तो 70% हम नॉर्मली बुक वैल्यू का नहीं लेते, हम 90% तक ले लेते हैं क्योंकि इनकी मेजॉरिटी जो है कैश में होती है और रियलाइज हो जाते हैं। इनका इस तरह से नहीं है कि प्लांट अगर टूटेगा और बिकेगा तो प्लांट में वो कम रियलाइज होगी वैल्यू जब हम सेल करेंगे। तो इनके केस में ये दो जो है चीजें, ये मेजॉरिटी कैश होती है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो 90% तक रिकवर हो सकती है। तो ये राउंड अबाउट 80 तक ये समझ आता है। 80 से नीचे 80 के आसपास आप बाय कर लें। अगर आप इसके डिविडेंड देख लें तो आपको थोड़ा और अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ पे होना चाहिए। डिविडेंड्स इसके लास्ट 2 दिए हैं, 3 आ चुके हैं, बल्कि 3, 4, 5 और एक 6 और तकरीबन एक 7 कर लें। अगर फर्दर 1.25 देता है तो 7 रुपए ये आपको डिविडेंड दे रहा है। बैंकिंग के केस में मोस्टली आप देखेंगे कि अगर वो 14 अर्न कर रहा है, 7 आपको डिविडेंड दे रहा है और 7 डिविडेंड के साथ वो 7 री इन्वेस्ट कर रहा होगा मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो वो ट्रेड हो रहा होगा वो बुक वैल्यू के राउंड अबाउट 90% तक वो ट्रेड हो रहा होगा या किस काफी केसेस में इक्वल। लेकिन अगर वो इक्वल से ऊपर जा रहा है तो फिर वो समझ से बाहर है। अच्छा, किसी ने कहा था शुरू में NBP का देख ले, NBP नेशनल बैंक की काफी चल रहा है तो ये अर्निंग के हिसाब से आई थिंक बहुत ज्यादा अभी ऊपर है। अब जब इसमें करेक्शन आनी शुरू होगी, करेक्शन तो डेफिनेटली फिर चीजें आवाम को नजर तब आएंगी और फिर मसले मसाइल होंगे। अब यहाँ पे 10, 20, 30 कॉन्स्टेंटली 10 की अर्निंग्स दे रहा है और अगर ये 10 की अर्निंग दे रहा है तो ये 40 तक लेट्स सपोज एक्सपेक्ट कर लेते हैं। 40 डिवाइड बाय 0.2 तो 200 के करीब अर्निंग की बेसिस पे ये जा रहा है। और अगर मैं इसकी बुक वैल्यू भी देखूंगी, अच्छा इसकी टोटल उसमें कितनी है, तो बुक वैल्यू इसकी 229 है। सो अगेन बुक वैल्यू की बेसिस पे मैं इसको अगर बाय करना जा रहा हूँ तो 229 मल्टीप्लाई बाय 90 अगर मैं इसको करता हूँ तो ये 206 के राउंड अबाउट मैं इसको बुक वैल्यू के बेसिस पे लूंगा। लेकिन अगर मैं इसको जा रहा हूँ अर्निंग की बेसिस पे लेके तो फिर मैं 200 की बेसिस पे ये ठीक है। अच्छा, अभी वो जो सेम पैटर्न मैंने बताया था कि पे आउट का, इसका देख लेते हैं कि इसका पे आउट का कैसे कर रहा है।
इसके पे आउट 8 रुपए इसने पे आउट किया और ये 25 में जाके डिक्लेयर किया। बोनस को हम या म्यूचुअल फंड्स पे आउट कंसिडर नहीं करते और बोनस का एक नेगेटिव इफेक्ट आता है काफी सारी कंपनीज में। जैसे ही बोनस अनाउंस होता है तो म्यूचुअल फंड्स निकलते हैं तो और सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो बोनस को इसलिए मैं पे आउट नहीं कंसिडर करता। नॉर्मली डेफिनेटली वो पे आउट की डेफिनेशन में आता है। अगर आपको 10 शेयर्स के बदले 10 है तो वो भी पे आउट, लेकिन मैं पर्सनली उसको कंसिडर नहीं करता। सो अभी ये 25 का आप देख सकते हैं कि 8 रुपए आके इसने दिया है। फ्यूचर में देगा कि नहीं वो एक अलग इशू है। ये सेम सिनेरियो है बैंक ऑफ पंजाब का और एनबीपी का। लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि ये जो गवर्नमेंट के बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब का थोड़ा स्कोप लिमिटेड है, वो पंजाब के अंदर ऑपरेट कर सकता है। एनबीपी का स्कोप बड़ा है, ये पाकिस्तान की हद तक चला जाएगा और मे भी 1-2 अदर कंट्रीज में कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस हों, नोस्ट्रो ब्रांचेस, तो वो हो सकता है। इसके अलावा मुझे इसमें कोई वो नजर नहीं आता। पे आउट इसका काफी एक नेगेटिव साइड है। दूसरा, अभी की प्राइस पे तो थोड़ा सा ऊपर है, जैसे ही नीचे आएगा फिर हम इसको देख लेंगे। लेकिन क्योंकि डिविडेंड कांस्टेंट नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी आपकी अपना मर्जी है और डिसीजन मेकिंग है। इब्राहिम हेल्थ केयर मिसलिनियस इंडस्ट्री, नहीं फार्मास्यूटिकल्स में, अच्छा। अगेन अर्निंग्स पे अर्निंग्स आप देख सकते हैं 4 रुपए की, 3 रुपए की, 9 पैसे की और फिर 2 रुपए 43 की। 25 तक कोई खास अर्निंग नहीं है, 44 पे चल रहा है। तो क्वार्टरली इसकी देख लेते हैं एक नजर लगा के। क्वार्टर में हो सकता है कोई तब्दीली आ गई हो, वही तकरीबन 0.81। सो अगर मैं 4 से ज़रब दूंगा 3.2 के राउंड अबाउट आ जाएगी। सो 3.2 का मैं क्या एक्सपेक्ट करूं और क्या करूं उस पे, उसकी बेसिस पे 3.2 ये राउंड अबाउट 16 के अर्निंग की बेसिस पे होना चाहिए। और अगर मैं इसकी बैलेंस शीट पे चला जाता हूँ कि यार इन्होंने हो सकता है कोई खास किस्म की मशीनरी ना लगाई हो, बहुत एक्सपेंसिव वाली, तो फिर बंदा इसमें कह सकता है कि यार नहीं फ्यूचर में आएंगी। तो 27 रुपए के करीब इसकी कोई बुक वैल्यू बन रही है। तो 27 की अगर इसकी बुक वैल्यू है तो आप इसका 70% ले लो नॉर्मली, तो ये वही 18 के आसपास। तो अभी ये चल रहा है 44 पे। तो अभी आप अगर इसको नॉर्मली भी देखना चाहें ना तो ये 3 मंथ्स का ये जो दे रहा है तो ये पिछले 3 माह से नीचे आ रहा है। तो जरा बंदा सोचता भी है ना ये यार ये नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है। अभी भी आप लोगों ने यहाँ पे ये देखें, ये 64 पे था अवाम लास्ट, और अब इंडेक्स पॉजिटिव भी होगा तो ये नीचे ही जाएगा, ये देख लीजिएगा। आपको हो सकता है एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, अपने भाई को तो हो ही जाएगा। बहरहाल कुछ परफॉर्मेंस फाइनेंशियल कंपनी की में जान होगी तो वो ऊपर जाएगी इंडेक्स के साथ। अगर उसमें जान नहीं है तो वो इंडेक्स के साथ नीचे जाएगी और इंडेक्स नीचे ही रहेगा अगर तक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी अकाउंट्स में जब तक शो नहीं होती। ये बहुत कम चांस होता है कि इंडेक्स ऊपर जाए और कंपनी सारी लॉस में हो। तो लॉजिक नहीं बनती ना, हर चीज का एक स्टेप है, एक स्टेप की बाद चीजें बनती हैं। लाइक कंपनी के बाद फाइनेंशियल्स की बेस पे डिसीजन मेकिंग की बाद बेस पे बाइंग सेलिंग की बेस पे इंडेक्स में मूवमेंट। अब आप ये कह रहे हो कि मैंने टॉप वाला देखना है कि कब पैटर्न बन रहा है या फलाना पैटर्न बन रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं देखना कि उसकी बेसिस क्या है। तो फिर अल्लाह हाफिज़। सेंचुरी पेपर बोर्ड एंड मिल, ये आई थिंक लास्ट टाइम भी किसी ने कहा था। एक और चीज आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। अभी ये देखें लॉस में है, लॉस मेकिंग कंपनी है 25 में। अब टर्न अराउंड हो या तो फिर ये समझ आता है कि यार कोई छक्का लगे और लॉसेस से वो प्रॉफिट में आ जाए और प्रॉफिट के बाद शायद डिविडेंड भी दे दे, तो ये उस केस में होता है। अभी ये देखें 3 पैसे के प्रॉफिट में आई है और प्राइस ने कितना जंप किया होगा इसका अगर मैं देख लूं 3 माह में। तो ये सिर्फ जी लॉस से प्रॉफिट में आई है और प्राइस 26 से जंप करके
30 से ऊपर गई है और अभी भी मार्केट में कॉल ये चल रही होगी कि और बाय कर लो, कि यार बहुत अच्छा है, नेक्स्ट क्वार्टर में ये बहुत अच्छा करेगी। तो कितना इंप्रूव कर लेगी यार आप उसकी हिस्ट्री तो देख लो यार, कि 37 पैसे 13 पैसे वो पहले भी प्रॉफिट दे चुकी है और उसके बाद फिर 2 दफा लॉस भी दे चुकी है। तो इस चीज को मेरे ख्याल से अवॉइड किया जाना चाहिए। परफॉर्मेंस अगर इसकी देख लें और उसकी वैल्यूएशन देख लें बुक वैल्यू की बेसिस पे, तो बुक वैल्यू 33 है, इसका 70% ले लें, 33 मल्टीप्लाई बाय 0.7, वो 23 के राउंड अबाउट आती है। अभी अगर आप इसकी ये देखें 3 मंथ्स पहले की प्राइस, तो ये 24-25 पे चल रही थी। तो अभी जंप करने की क्या वजह आपको नजर आ रही है? सर मुझे इनसाइडर ट्रांजैक्शन इसमें अगर बहुत सारी हुई हैं तो वो इस वजह से मैंने पूछा कि इनसाइडर ट्रांजैक्शन बहुत हुई है इसमें। अच्छा, इनसाइडर ट्रांजैक्शन की एक मजे की बात है, ये रेगुलेशन है, लिस्टिंग कंपनी के रेगुलेशंस हैं, उसमें ये मेंशन रिक्वायरमेंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जब भी कोई बाय करेगा कोई सेल करेगा तो आपने शो करना है। अच्छा, एक और चीज इनसाइडर ट्रांजैक्शन में काफी गिफ्टिंग आउट का होता है, लेकिन ये कभी भी कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेट नहीं कर रही होती। इनसाइडर कौन होते हैं? नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेजॉरिटी कौन होते हैं? वही जो उनके अपने चूज किए हुए बंदे होते हैं। और वो बंदे कैसे चूज होते हैं? वो अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन होगा? जो कंपनी बनती है उसमें 50%, जो नॉर्मली 50-40 जो आप देखते हैं ना, फ्री फ्लोट के दो पार्ट्स हैं, सॉरी कैपिटल के दो पार्ट्स हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल है, एक फ्री फ्लोट में जो ट्रेड हो रहा होता है। तो फ्री फ्लोट वाला कितने हो जाएंगे? जो फिक्स वाला पार्ट है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, आई थिंक ये इशूड शेयर इसके 401 हैं। 401 में से 140 उसके फ्री फ्लोट में हैं, 140 मिलियन के करीब। तो अभी जो बाकी पड़े हैं ये तकरीबन कह सकते हैं 360 नहीं 260 मिलियन जिसके पास है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेफिनेटली उसी की मर्जी से बनेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी मर्जी से बन रहा है तो आप वो ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो क्या आप उसकी लोगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी परफॉर्मेंस से क्या इंडिकेट करेगा? मुझे नहीं समझ आती कि यार उस इनसाइडर ट्रांजैक्शंस कुछ इंडिकेट करती हैं, वो कुछ भी इंडिकेट नहीं करती। वो सिर्फ ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में रिक्वायरमेंट है, वो न्यूज आ जाती है बस, और उसकी बेसिस पे रिलाई करके ट्रांजैक्शन करना मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी चीज है। केल का ये कौन सा है? KEL का फ्यूचर, कराची यार इसका फ्यूचर आप इंतजार करें कोई और जुआ लगाने आए और आप उसको बेच के निकल जाएं, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। न्यूज आ रही है डेफिनेटली, हर चौथे दिन एक खबर आ जाती है इसकी, अभी भी फलानी पॉलिसी चेंज हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे इसमें कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। अच्छा, फेस वैल्यू क्या है इसकी कंपनी की? जब ये आई थी उस टाइम इसके शेयर की वैल्यू क्या थी? कभी किसी ने देखा है उसका कि क्या थी उस टाइम जब ये आई थी? वो मेरे ख्याल से 3 रुपए के करीब थी। अभी 3 रुपए का शेयर उस टाइम पे जिसने लिया था वो आज भी 3 रुपए का ही है, और पे आउट तो मुझे लगता है कि पिछले 10-12 साल से इसने कुछ करने की जहमत समझी ही नहीं है। अब इसका आ जाते हैं जी, लेट्स सपोज देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक का भाई ने कर फ्री फ्लोट और वैल्यू पर शेयर परसेंटेज ऑफ 10% इसका फ्री फ्लोट चल रहा है। टोटल 2.7 के 27 मिलियन के हैं, मिलियन भी नहीं बिलियन के हैं इशूड शेयर्स है। सो अच्छा, फर्गूसन इसका ऑडिटर है। परफॉर्मेंस में आ जाते हैं, बुक वैल्यू में भी सपोर्ट कर जाए 9.66, अगेन 9.66 है, गवर्नमेंट का एंटिटी है, तो आप इसकी 60% पे लेके जाओगे 0.6, ₹5.70 के हिसाब से बुक वैल्यू। अगर अर्निंग की बेसिस पे जाओगे आप इसकी, सपोज क्वार्टरली की बेसिस पे मैं चला जाता हूँ, तो ये लॉस है। ये देखिए 2 क्वार्टर्स में जिनमें थोड़ा सा इसने जंप किया था वो प्रॉफिट में गई थी, एक प्रॉफिट में फिर प्रॉफिट में, और अभी वाले क्वार्टर में इसने आगे फिर लॉस कर दिया। और ये इसकी हरकत ऐसी नहीं है कि यार कोई अनोखी हरकत है, ये
पीछे भी प्रॉफिट में गई थी, फिर 3 क्वार्टर लॉस, फिर प्रॉफिट में, फिर लॉस। वो भी, उसका भी एक होता है कि नहीं इस दफा प्रॉफिट आया, अगली दफा आप एक उम्मीद लगा के बैठ जाते हो कि यार और अच्छा आएगा। तो सो ओवरऑल की इलेक्ट्रिक का यही है, जुए वाला शेर है, सख्त जुए वाला शेर है, तो अवॉइड करें तो बेहतर है। ये देखें 2 रुपए 1.5 रुपए पे भी ये गया हुआ है, और फिर यहाँ पे ये पीक्स इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी पीक्स आ रही है। ये पीक्स कब आती है? ये नॉर्मली जब रिजल्ट आता है और साथ ही जुआ शुरू हो जाता है, और फिर टॉप पे ले जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सेलिंग करता है। तो जैसे ही वो ऊपर जाता है उतनी ही वो सेलिंग से वो नीचे आ जाता है। इसकी पीक्स आप देख सकते हैं ग्राफ पे कहाँ कहाँ खड़ी है। सो इसलिए के इलेक्ट्रिक मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। बाकी आप लोगों की अपनी डिसीजन है, होल्ड करना है होल्ड करें, बाय करना है बाय करें, सेल करना है सेल करें। मेरा मकसद था आप लोगों को अवेयरनेस देना। ईफर्ट, गाल ईफर्ट, अच्छा गाल का डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ईफर्ट पे आ जाते हैं। गाल का लास्ट टाइम मैंने देखा था, ये कुछ थोड़ी सी समझ में आने वाली कंपनी थी। गाल के अगर मैं पहले प्रिंसिपल बिजनेस नॉर्मली देख लेते हैं, गंधारा ऑटोमोबाइल्स, फॉर्मली गंधारा निसान, 1981 से है पाकिस्तान में, और सब्सिडरी ऑफ बीबोजी सर्विसेज लिमिटेड उनकी ये सब्सिडरी है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल, जैक ट्रक्स, इंपोर्ट्स। अब डेफिनेटली चाइनीज के साथ जिन कंपनीज का कोलैबोरेशन हो रहा है वो विद पैसेज ऑफ टाइम ग्रो कर रही हैं। उसमें से एक और कंपनी थी साजगार, उनका भी यही हुआ, हैवल के साथ वो आए और अच्छे रहे। अच्छा, इसमें आप देखें इसके ऑडिटर्स, मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं पहले कर चुका हूँ, मुझे तो नहीं लग रहे। अच्छा, एक और चीज इसमें, ये एक रेड फ्लैग मुझे नजर आया है ऑडिटर्स वाला। ऑडिटर अगर आपके इतनी प्रॉफिट है तो अच्छे होने चाहिए। अच्छा, इसमें अभी आप देखेंगे 22 में ये नॉमिनल से प्रॉफिट में थे, और 20, 21, 22, 23 और लॉस, प्रॉफिट, 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 लेकिन नॉमिनल सा प्रॉफिट, और फिर लॉस, फिर प्रॉफिट। अभी ये 41 का प्रॉफिट इन्होंने शो किया लास्ट जून में। सो अगर इन्होंने 41 का प्रॉफिट शो किया है तो 210 के राउंड अबाउट इसका बनना चाहिए शेयर की। लेकिन अगर मैं इसके क्वार्टर का लेके जाता हूँ, जो अभी इस क्वार्टर का आया है, तो ये बन रहा है 14 के राउंड अबाउट। तो मैं 15 लेता हूँ, और 15 के बेसिस पे मैं इसको एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार कितना होना चाहिए। सो एनुअल इसका 60 हो जाएगा, 20% के 300 बनता है अगर ये अर्निंग्स मेंटेन रखता है 300। और अगर इसकी मैं बुक वैल्यू की बात करूं तो आई डोंट थिंक सो कि इसकी इतनी बुक वैल्यू होगी। बुक वैल्यू 183 है। सो अभी ये चल रहा है 558 पे। लेकिन इसको जो चीज पुश कर रही है वो एक साजगार वाली एग्जांपल सेट हो चुकी है मार्केट में, कि उसके जब आपकी सेलिंग होना शुरू हो जाए, मार्केट में प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल हो जाए और वो सेल भी हो रही हो, तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है, फिर आप साजगार बनते हो। लेकिन अभी इनकी डिपेंड करता है जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैक को कितनी एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है, उसकी प्राइस क्या है। अच्छा, एक और चीज, हैवल न्यू थी, उसका कोई उस टाइम पे जब वो लोग आए थे उसका कोई कंपेटिटर नहीं था। अभी इस केस में जैक किस प्राइस पे इन्होंने प्लेस किया, विद पैसेज ऑफ टाइम अगर प्राइस लोअर करते हैं, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई आम आदमी बहुत ज्यादा कूदेगा। वो जिनको फर्क नहीं पड़ता वो उनकी लेवल की गाड़ी है, तो आई थिंक मे भी चले मे भी ना चले। अभी प्रॉफिट लिए हैं और लॉन्ग टर्म में और कौन सी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उनको जेन में रखना है। इसी वजह से ये प्रीमियम पे चल रहा है 558 पे। अगर ये विद पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा स्टेबल होता है तो ये 300 350 पे राउंड अबाउट, क्योंकि फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट इसके देख के कि अगर आपने चाइनीज के साथ पार्टनरशिप की है तो चाइनीज लेके चलते हैं चीजों को, और वो आपकी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट रेंज और डिफरेंट तरह से सोच रहे होते हैं, पाकिस्तानी तरह से नहीं सोच रहे होते। तो आप लोग उस चीज को देख के इसमें ले सकते हैं। लेकिन
थोड़ी सी प्राइस को स्टेबल होने दें। अभी आई थिंक इसका डिविडेंड पे आउट हुआ है एक्स डेट के बाद, थोड़ा सा ये नीचे आया होगा और मजीद भी ये नीचे आने के चांसेस हैं, 380 तक शायद आ जाए, लेकिन इसके बारे में कुछ एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता इस तरह से कि, क्योंकि साजगार की एग्जाम्पल सेट है। लेकिन पेयर साइड पे अगर आप देखें तो आपको मैंने दो फिगर्स बता दी कि 300 के राउंड अबाउट, 300 के राउंड अबाउट ये समझ आता है, आप ले लें अगर आपको 20% रिटर्न एक्सेप्टेबल है। पे आउट का एक नजर देख लेते हैं, इसमें पे आउट में क्या चीज है जी। पे आउट में इसने 25 में आके ही पे आउट किया है, उससे पहले कभी जिंदगी में इसने पे आउट नहीं किया। तो ये चीज भी इसकी देखने वाली होगी कि अगले क्वार्टर्स में ये क्या करता है। पे आउट कांस्टेंट रखता है, साल में 2 दफा पे आउट पे जाता है, या कहता है कि नहीं यार बस खत्म है, अभी जो दे दिया वो दे दिया। तो ये चीजें देखनी है जी भाई। इसके अलावा कुछ गाल के बाद ई फर्ड का था जी। चलें जी, ई फर्ड पे देख लेते हैं। ई फर्ड मेरे हिसाब से जो लास्ट टाइम मैंने देखा था बहुत ऊपर चल रही थी, और अभी भी आई तो 300 के ऊपर होगी। एंग्रो के ग्रुप्स में अब शायद कुछ ही कंपनीज बची हैं, एक दो जो अच्छी चल रही हैं, उसमें से ई फर्ड एक। अच्छा जी, इसके फाइनेंशियल्स की बेसिस पे चले जाएं, 24 में 200 कोई 22 रुपए की अर्निंग है। क्वार्टरली की बेसिस पे चले जाएं तो 4 रुपए की अर्निंग है, 4 तो तकरीबन कह सकते हैं 16 रुपए के करीब। सो अगर इसको मैं देखूं कि यार मुझे अर्निंग की बेसिस पे कितने में लेना चाहिए, तो 80 रुपीज इसकी बनती है। और इसकी अगर बुक वैल्यू मैं देखूं कि कितने की चीज मैं कितने पे ले रहा हूं, तो परफॉर्मेंस में जाके मैं बुक वैल्यू पे देखता हूं, तो बुक वैल्यू इसकी जी 31 रुपए पर शेयर है। ये चल क्यों रही है? क्योंकि इसके पे आउट्स कॉन्स्टेंट हैं, या शायद इंप्रूव कर रहे हैं। सो ये देखिए, पे आउट्स भी इसके 8 रुपए का था, 2 रुपए का, 4 रुपए का, 4 रुपए का। अगर अर्निंग नहीं बढ़ रही तो 8, 10, 14 और 18 रुपए वो पे आउट कर रहे हैं, और अर्निंग उसकी 16 है, तो ये कब तक करेगा? सो एक लेवल के बाद वो डेफिनेटली पे आउट्स भी कम करेगा। सो इस प्राइस पे नहीं समझ आती, 120, 130 पे ये समझ आनी चाहिए। यही वजह है कि अब आप इसके ये रिटर्न्स देख रहे होंगे, तो लेट्स सपोज इसकी ये ग्राफ में 3 मंथ्स का ओपन करता हूं, तो ये तकरीबन पीक लगा के फिर वापस आ रहा है 200 पे, और आई थिंक अब 200 भी ब्रेक करने के आसपास ही होगा। सो ऐसी कंपनीज फिर यही होता है कि वो रिकवर नहीं करती, बुल रन भी आ जाए और कंटिन्यू कर जाए, अनलेस के उसके प्रॉफिट्स इंप्रूव हो। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल था। मैंने असल में अभी PSX में स्टार्ट की है ट्रेडिंग, काफी चीजें मुझे अभी तक नहीं पता। एक चीज मैं समझना चाह रहा था आपसे। जी भाई। ये ना मैंने एक चीज देखी है कि वो कहते हैं लोग PSX में इन्वेस्ट करें क्योंकि ट्रैक्टर्स जैसे हैं वो हमेशा ले जाएंगे, फर्टिलाइजर हमेशा इस्तेमाल हुआ जाएगा, कि आपका ये नहीं हो सकता कि आप लॉस में चले जाए। लेकिन मैं इस तरह चार्ट्स देख रहा हूँ, अगर किसी ने 2016 में इन्वेस्ट किया है और 2021 तक तो वो कीमतें सेम रही हैं या नीचे भी गई हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि आप डाल के भूल जाओ। तो मतलब आपको बड़ा केयरफुल निकालने डालने पड़ते हैं पैसे, ऐसी है, या आप किसी स्टॉक्स में ऐसे भी कर सकते हैं कि क्योंकि एज टाइम गोज ऑन स्टॉक ने ऊपर ही जाना है, कीमत ऊपर ही जाना है, तो आप भूल भी सकते हो कि डाल। यार ऐसी कंपनीज जिनकी कीमत ने ऊपर ही जाना है, वो कहा जा सकता है कि बहुत लिमिटेड है। शायद एक दो कंपनीज ऐसी हैं, लेकिन आप उनका बाय भी नहीं करोगे, आप कहोगे यार बहुत हाई प्राइस पे। अब फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आज की, लेट सपोज मैं अभी ग्रोसरी करने गया, और वो दो आइटम्स अगर आप देखें तो हर घर की जरूरत है, और वो जा रहा है। उसमें एक मिल्क है नेस्ले का, और एक लैक्टोजन है, वो भी नेस्ले का है। कुछ 2-4 आइटम्स और थे, वो भी नेस्ले के थे। सो
अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं कि जो कंपनीज ऊपर जाएंगी वो इस तरह की कंपनीज होती हैं कि यार वो ग्रोथ ही शो करती हैं। और अगर आप इस तरह की देख रहे हैं कि यार जैसे एंग्रो हो गया, एंग्रो फर्टिलाइजर हो गया, तो ये कभी ऊपर है, ये कभी नीचे है। एंड ऐसी है। ईपीसीएल आपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पे फोकस करना है हमेशा। क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, कंपनी इंप्रूव करेंगी, प्रॉफिट्स इंप्रूव करेंगे, हर चीज इंप्रूव करेगी, उसकी वो चीज प्राइस में नजर आएगी। ऐसे नहीं हो सकता। डीएचपीएल आपके सामने है, दाऊद हरकुलीज प्रॉपर्टीज है, आई थिंक क्या है वो कंप्लीट नेम, अब उसका मेरे जहन से निकल गया। डीएचपीएल अभी लास्ट 2 लॉट लगे हैं। क्यों लगे हैं भाई? उसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी आई है, 16 रुपए ईपीएस उसने शो किया है क्वार्टर का। सो क्वार्टर का, ये आई थिंक 9 मंथ्स का है, 9 मंथ्स का है। सो उसकी समझ आती है। और वो 40 पे चल रहा था, उसको लॉक लगाया, अभी भी उसमें गैप है। अगर आप उसकी लेट्स वो 16 के चांसेस हैं। सो जब उसकी अर्निंग गिरेगी फिर आपने डेफिनेटली सेल भी करना है। होता क्या है, म्यूचुअल फंड आहिस्ता आहिस्ता सेल करता है। जब उसको लॉस हो रहा हो वो ऐसे नहीं सेल करेगा, वो 80 पे सेल करेगा, अगले दिन आप देखेंगे वो 78 पे सेल करेगा, फिर थोड़ा दिन बाद 76 पे सेल करेगा, फिर थोड़े देर और दिन बाद। और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि नहीं यार 80 से वापस 70 से वापस 80 पे जाएगा। फिर जब वो 60 तक आ जाएगा, जब तक उसकी 20% वाली वो कंडीशन पूरी नहीं आएंगी, वो सेलिंग करता रहेगा। और फिर 60 पे या वहां पे आके जहां पे उसको 20% रिटर्न नजर आएगा उस अर्निंग के साथ, वो फिर वहां पे स्लोली बाइंग करेगा। वो बाय ऐसे करेगा कि जिस दिन नीचे जाएगा वो बाय करके सुकून करेगा। और आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि नहीं ये वापस 120 पे जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में फिर कम आए, वो फिर सेल कर देगा और वो नीचे बिल्कुल प्राइस चली जाएगी। तो इस चीज को ज़हन में रखना है कि कोई भी चीज जो मूवमेंट कर रही है वो किसी वजह से कर रही है। अनलेस के रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आने के बाद एक दफा उसको 2-3 दफा कैप लग चुका है या ऊपर जा चुका है और वो स्टेबल है वहां पे, फिर आप लोग उसमें देख सकते हो। वरना नॉर्मली वो एडजस्टमेंट चल रही होती है जिसको मार्केट करेक्शन बोलते हैं। सो करेक्शन किसी वजह से होती है, ऐसे नहीं कि हवा में चल रही होती है। जी भाई, कोई और इसके अलावा? इसका जो कंपनी होती है इसकी ये ईपीएस और पीई मेन चीजें होती है देखने वाली, मतलब कि जैसे आपको आइडिया हो के यार लेमैन की जबान में, लेमैन यानी सादा जबान में आप लोगों को समझाने के लिए, ईपीएस अर्निंग पर शेयर मेन है, उसको देखो। अगर आपका डिविडेंड का फोकस नहीं है, ईपीएस मेन कंपनी की इंडिकेट करती है। अगर ईपीएस आप किसी भी कंपनी के साथ इस तरह ग्राफ ओपन करें और ग्राफ में जाके ये देखने की कोशिश करें कि उसके ईपीएस क्या थे। लेट्स सपोज इसमें तो इतना फ्लक्चुएशन बुल रन में या उसमें, तो ईपीएस के साथ क्या चल रहा था। लेट्स सपोज मैं आपको बीओपी का ओपन करवाता हूँ। यही सर थोड़ा समझा दें कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या चीजें देखने वाली होती है। भाई इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोगों से गुजारिश यही थी कि यार आप लोग लास्ट सेशन जो था उसकी वीडियोस देख के आए, ताकि आप लोगों को चीजों का आइडिया हो। उसमें काफी सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, बेसिस मैंने वहां पे बना दी थी। उससे फिर फर्दर अब कुछ टैक्स के प्रोस्पेक्ट थे वो डिस्कस करने थे, कुछ डेफिनेटली इंटरेस्ट के। नहीं देखी तो जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप लोग जाएं वो देखें। मैं देख सो आपकी बेसिक क्वेश्चन वहां से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम बीओपी की बात कर रहे थे। अब बीओपी के केस में लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमें बोनस नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, डिविडेंड। सो अभी अगर मैं देखूं, अच्छा अभी अगर मैं देखूं इसमें, तो डिविडेंड इसका कब कब अनाउंस हुआ है? डिविडेंड इसके 25 में अनाउंस हुआ है, और उसके बाद 24 में 1 रुपए का दिया है, और फिर 21 में, 21 के बाद इसका देख लेते हैं कि 21 में, 22 में और 23 में इसने बोनस अनाउंस किया है। तो अभी इसका 22 और 23 का अगर मैं ग्राफ खोलूं, लास्ट 5 years आई थिंक,
ये 22 में और 23 में, ये देख रहे हैं आप, 22 में ये चल रहा था 8.55 पे, जब इसने बोनस दिया तो ये 23 तक आ चुका था 4 रुपए 97 के करीब, और यहाँ पे भी ये 3.5 पे भी आया है। और 24 में जब इसने बोनस दिया तो ये वापस अपनी प्राइस 8.50 पे चला गया, सॉरी डिविडेंड दिया तो ये वापस 8.50 पे गया। उसके बाद से इसके थोड़े से डिविडेंड इंप्रूव हुए तो इन्होंने सर्ज दी। अब ये सर्ज इतनी नहीं होनी चाहिए जितके 36, 40 और 42 पे जाके खड़ा हो। अभी भी हम इसकी अर्निंग्स देखें तो वो तकरीबन कहाँ आ रही हैं, 4 रुपए के करीब लास्ट ईयर की थी। अभी एक क्वार्टर रहता है, इस क्वार्टर की मैं अर्निंग्स देखना चाहूं तो कितनी है, 2 रुपए ये हो गए, और इस क्वार्टर की 3 रुपए 3.5 रुपए, तो तकरीबन इस क्वार्टर में हो सकता है 5 पे चला जाए। तो 5 पे अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशन लगाऊं कि यार मुझे 20% रिटर्न चाहिए इसका बीओपी का, तो मैं इसको करूंगा तो ये तकरीबन 25 के राउंड अबाउट होना चाहिए। सो अगर ये 25 से ऊपर है तो ये डेफिनेटली नीचे आएगा। आ जाए अच्छी बात है, कल आ जाए तो वो विद पैसेज ऑफ टाइम करेक्शन लेती है। अब जिसने बाइंग की है बल्क में वो उसकी इतनी आसानी से नीचे नहीं आने देगा। लास्ट टाइम अगर आप लोग फॉलो कर रहे थे इसको, जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट आई अर्निंग्स की तो ये इसमें सेलिंग आई, और सेलिंग के बाद ये नीचे गया। लाइकवाइज BIPL है, एक और कंपनी है बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड, जैसे ही उसकी खबर आई तो उसमें सेलिंग आ गई। सो लोग म्यूचुअल फंड इस चीज को बहुत करीब से देख रहे होते हैं और फॉलो कर रहे होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं वो नीचे गया अभी ऊपर जाएगा, बगैर सोचे समझे, तो ये चीजें फिर नुकसान करती हैं। अभी ये चल जो रहा है इसकी बुक वैल्यू देख लेते हैं एक नजर, उसमें हो सकता है ये 29 पे है। सो 29 हमने एक वैल्यू कैलकुलेट की थी 25 के, अगर अर्निंग की बेसिस पे, अगर मैं बुक वैल्यू की बेसिस पे भी इसको लेके जाऊं तो ये 90% के राउंड अबाउट 26, तो 25-26 फिर भी समझ आती है। और 40-42 पे आप एक्सपेक्ट करें कि यार ये क्रॉस करके 100 पे जाएगा, तो ये चीज समझ से बाहर है। जी भाई, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पूछना ये था कि अभी मैंने ईफर्ट पे पूछा था, तो मेरी 93 की बाइंग है और मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा हुआ है। तो फ्यूचर में इसका आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसको किस तरह चंक्स में बाय किया जाए, क्योंकि अभी क्वांटिटी थोड़ी है तो इसको मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म में। Thank you. अच्छा, जो मेरी स्ट्रेटजी होती है, मैं तो नॉर्मली ये करता हूँ कि अगर मैंने 90 पे बाय किया है और वो 20% अबव जा रहा है मेरी बाइंग प्राइस से, तो मैं थोड़ा सा और बाय कर लेता हूँ, 10 सपोज 10%, 20%, 30% या और बाय कर लेता हूँ। उससे होता कि अगर वो मजीद ऊपर जाता है तो मेरा गेन बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर वो नीचे आता है तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ रहेगी। ये मेरी अप्रोच है कि यार इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना है। अगर बाइंग करनी है तो जो ऊपर जा रहा है और एक्सेप्शनली ऊपर जा रहा है उसमें थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, लेकिन आपको ये चीज रिटर्न अब माइंड में रखना चाहिए कि रिटर्न्स की बेसिस पे उसकी क्या प्राइस बनती है। अगर वो उससे ऊपर हो रहा है, यानी आसान अल्फाज में औकात से बाहर हो रहा है, तो फिर आप भी एहतियात करोगे कि यार ऊपर की तरफ एवरेज ना करो। तो अभी आप देख लें ईफर्ट की क्या बनती है उसके हिसाब से, और उसको उस तरह से लेके चलें। सर मैंने TOMCL पे भी एक कॉल ले ली थी आज से तकरीबन लास्ट इसी वीक के अंदर। आई डोंट नो आप लोगों ने वो डिस्कस कर लिया है कि नहीं, अगर कोई इनसाइट है उसके बारे में तो प्लीज। अच्छा, कुछ कंपनीज आप सेशन का भी देख लीजिएगा, फर्स्ट सेशन में आई थिंक डिस्कस भी किया था हम लोगों ने। TOMCL कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि वो सिर्फ न्यूज दे रही हैं, जब पे आउट की बारी आए तो वो सिर्फ कहती है कि हाँ जी बोनस शेयर ले लो। आसान तरीका कि बोनस शेयर्स देते जाओ और कैश में कुछ भी पे आउट नहीं कर रहा। अच्छा, उसमें दो वजूहत हो सकती है। एक वाकई कि यार वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है और उससे फिर उसकी अर्निंग्स इंप्रूव हो रही हैं, और एक ये है कि बस ठीक है
कुछ ना कुछ जान छुड़ाने के लिए। अभी इसकी अगर मैं पे आउट की बात करूं तो लास्ट पे आउट 2020 में हुआ है। एक तो पहला ये रेड फ्लैग है, एज अ इन्वेस्टर मैं इसमें नहीं जाऊंगा। दूसरा ये है कि ऑडिटर बीडीओ इब्राहिम दाऊद एंड को अगेन नो कमेंट्स। फर्स्ट सेशन देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा कि नो कमेंट्स क्यों मैं बोल रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे 2025 में अगर आप इसकी देखें अर्निंग्स तो ये ₹2.76 मेरे ख्याल से निग्लिजिबल हैं, इतनी नहीं है कि बंदा कहे कि यार इसमें कूदा जाए। क्वार्टरली में चला जाऊं इसकी तो ये एक दफा लॉस कर चुकी है 24 के क्वार्टर में, और फिर ₹1 की इसकी अर्निंग आई है इस क्वार्टर में। तो मैं इसको डिस्काउंट देते हुए भी कहता हूं कि यार चलो ठीक है, ₹4 अर्निंग हो जाएगी इसकी। तो ₹4 के अर्निंग पे मुझे क्या मिल रहा है? आसान अल्फाज में मैं ये कहूं, मैं कितने इसको 20% मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेड हो, मुझे क्या इसमें मिलेगा? कितनी प्राइस होनी चाहिए, कोई बताएगा? सो राउंड अबाउट 20 के आसपास इसकी प्राइस होनी चाहिए अर्निंग की बेसिस पे। सो अगर मैं कहता हूं कि यार ठीक है ये इन्वेस्ट कर रही है, मुझे शेयर्स देती जा रही है, बुक वैल्यू देख लेते हैं यार, उसमें कोई ऐसी चीज ना हो, तो बुक वैल्यू भी कितनी इसकी अच्छी हो जाएगी। एक सेकंड देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर जी, बुक वैल्यू 39 का मतलब ये है कि 100% तो जब ये सेल होगी तो रियलाइज नहीं होनी ना। 39.70 पे ले जाता हूं मैं, तो ₹27। सो ₹27 और ₹20 तो, और अभी चल कहाँ पे रहा है ये 56 पे, तो लॉन्ग टर्म में आप देख लें। और अनाउंसमेंट इसकी ऐसे आ रही होती है, बंदा कहता है कि यार पता नहीं कौन सा छक्का मारा है, 400 मिलियन का उधर से ऑर्डर मिल गया, $500 मिलियन का उधर से मिल गया, 600 मिलियन का उधर से मिल गया। तो मेरी समझ में ये कंपनी नहीं आती इस प्राइस पे। ओवर द टर्म अगर इसकी ईपीएस इंप्रूव होती है फिर डेफिनेटली इसमें देखा जा सकता है कि गुंजाइश बनती है कि नहीं, लेकिन अगेन रिजल्ट्स मैटर करते हैं, रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो देखेंगे और फिर उसमें डिसाइड करेंगे। फिलहाल इस क्वार्टर में अवॉइड करें तो बेहतर है। जी भाई, इसके अलावा कोई? सर फास्ट केबल का अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। फास्ट केबल इज अगेन मेरे ख्याल से सफेद हाथी है, लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था। चीजें काफी रिपीट होती हैं तो इसलिए काइंडली थोड़ा सा अगर आप रेगुलर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। ₹2 की अर्निंग्स है अगेन, और क्वार्टर की देख लेते हैं। इस क्वार्टर की इसकी अर्निंग आई है जी 62 पैसे की पर शेयर। सो तकरीबन वही 2.4 के राउंड अबाउट चली जाएगी। सो 12-13 अर्निंग की बेसिस पे होना चाहिए। अब अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस पे चला जाऊं तो बुक वैल्यू ₹23 के आसपास है। सो अगेन वही ₹15 के आसपास इसकी, अगर मैं 70% से इसके ले लेता हूँ बुक वैल्यू का, तो 15 के आसपास ये समझ आती है। पे आउट्स भी आई डोंट थिंक सो कि इसके कोई बहुत अच्छे होंगे इन हालात में। 25 में अगस्त में जाके 50 पैसे का पे आउट किया। डेफिनेटली अगर वो ₹2 कर रही है तो वो आपको 50 पैसे दे दे तो गनीमत है। सो थोड़ा सा इसमें गुंजाइश है, नीचे आएगी और आई थिंक आ रही है। और अगर आपने ऊपर बाइंग की हुई है इसकी, आई थिंक ऊपर ही की होगी तभी आप पूछ रहे हैं, तो ये 15-16 पे आए एवरेज 24 पे बाइंग की थी, 24 पे। जी, अगर ये 15-16 पे आए तो फिर थोड़ी सी एवरेज कर लीजिएगा। ठीक है सर। और अच्छा सर, एक और जी सॉरी टू कट यू, आप कंप्लीट कर लें पहले तो। 20 से नीचे थोड़ी थोड़ी एवरेज बाइंग कीजिएगा। मेरा जो रूल है, मैं ये कहता हूँ कि 10% नीचे आया तो मैं, हो सकता है जितने मैंने बाय किए थे उसके 50% बाय करूं। वो मजीद थोड़ा सा नीचे मेरी परसेंटेज जाती है, मेरे एवरेज कॉस्ट से नीचे जाता है और 10% को फिर टच करता है तो मैं थोड़े से और बाय करूं। मैं इस तरह से करके एवरेज करता हूँ।
बट सर ये एवरेज करते हुए कंपनी को भी देखना चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि वो अभी हाँ ये एनएचएल भी मैंने आपसे पूछा था, उसमें मैं इसी तरह से एवरेज कर करके ना काफी ज्यादा लॉस में चला गया हूँ। हाँ मैंने पहले भी यही कहा कि आप कितनी दफा एवरेज करोगे, तो आप इस करेक्ट अमाउंट को एवरेज करो कि अच्छी खासी वो नीचे आ जाए। करेक्ट। अच्छा सर, मैं पूछ ही रहा था, अभी आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं बेसिकली बुक वैल्यू के साथ, तो मेरा ख्याल है जितने भी जो मेजर जिनको ब्लू चिप कह रहे होते हैं, कोई भी मेरा ख्याल है उस वैल्यू पे, उस प्राइस पे में नहीं मिल रहा था जो उसकी एक्चुअल बुक वैल्यू है। तो फिर किस तरह से हम मतलब शेयर को आइडेंटिफाई करें कि ठीक है जी, स्टिल एज ऑफ टुडे हमें ये शेयर्स हैं जो कि नियर टू बुक वैल्यू जो है अवेलेबल हैं। नियर टू बुक वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करें? अच्छा एक और यहाँ पे ये पोर्टल वाला एक्सेस हर ब्रोकर देता है आपको, ये जो मुनीर खनानी का आपको शो हो रहा है ऐसा ही है। मेरे ख्याल से मेजोरिटी सबके पास एक्सेस होगी। करेक्ट करेक्ट सर, मेरे पास एक ही डे है, उस पर भी सेम है। हाँ अच्छा, अब इसमें यहाँ पे एक एडवांस स्क्रीनर का ये ऑप्शन है, आई थिंक माउस का कर्सर आपको नजर आ रहा हो तो जी, यहाँ पे वो आपको एक इस पेज पे ले आएगा, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही होगी, परफॉर्मेंस की बेसिस पे, वैल्यूएशन की बेसिस पे। अच्छा ये क्या ओपन हो गया? अच्छा ये यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे ना, सॉरी, यहाँ पे अगर आप इसको देखें, यहाँ पे आप कॉलम फिल्टर कर सकते हैं, इसके कॉलम्स, इसके कॉलम्स में जाके मैं सिंबल्स को लगा लेता हूँ, दूसरा नेम को लगा लेता हूँ, क्लोजिंग प्राइस इसमें आ जाएगी मुझे, ठीक है। बाकी ईपीएस भी आ गई है कि यार अर्निंग पर शेयर इसकी क्या चल रही है, बुक वैल्यू पर शेयर, और साथ ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मैं सेव करूंगा तो ये मेरे पास तकरीबन आ जाएगी। यूनिलीवर क्लोज इस प्राइस पे हुआ है, अर्निंग पर शेयर उसकी इतनी है, बुक वैल्यू उसकी इतनी है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसको कॉपी कर लें, अगर एक्सेल में लेके जाएं इसको, तो नॉर्मली तो ये यही तरीका है कि टेलिंग 12 मंथ बुक वैल्यू, इसको अगर आप एक्सेल में कॉपी एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, नहीं दे रहा। सो नॉर्मली मैं ये करता हूँ कि मैं इसको लेके जाता हूँ एक्सेल में, और एक्सेल में ले जाके जो इसकी अर्निंग पर शेयर है, इसको कल फार्मूला लगा के देख लेता हूँ और फिर उस पर फिल्टर लगाता हूँ। सो जिसमें जितनी कंपनीज आ रही हैं उसमें उन सब की डिटेल आ जाती है, और उसमें देख के फिर आप स्लोली, हो सकता है जब आप लोग देख रहे हो तो, हाँ जब आप लोग देख रहे हो तो उसमें हो सकता है कोई इतना ज्यादा वॉल्यूम शेयर में रिफ्लेक्ट ना करे। वॉल्यूम ना रिफ्लेक्ट होना या बहुत ज्यादा ट्रेड ना होना, ये भी एक नॉर्मली अच्छी कंसिडर की जाती है कि यार हर बंदा होल्ड करके बैठा हुआ है, कोई ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं कर रहा। सो ओवर दी पैसेज ऑफ टाइम वो कंपनी हो सकता है जैसे ही वॉल्यूम आएगा वो जंप करती है, तो उस चीज से नहीं घबराना आप लोगों ने। अच्छा एक चीज यहाँ पे, इसको एक्सेल में इस यहाँ से आप लोग मेन बुक वैल्यू का आइडिया हो जाएगा, इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आई थिंक कोई एक्सटेंशन मिलती है, उससे मैंने की थी लास्ट टाइम। बहरहाल उस पर मैं फर्दर बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में कि कैसे की थी, तो फिर आप लोगों से बहरहाल यहाँ से वो समरी में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि यार आप इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें देखना चाह रहे हो, उसकी सारी चीजें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, ईपीएस क्या है, यहाँ से आप किसी भी कंपनी की फिल्टर कर सकते हो। यानी मुझे वो कंपनी चाहिए जिसकी मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर है, तो वो मैक्सिमम यहाँ पे रफान मेज प्रोडक्ट्स की आ रही है, लेकिन इनका शेयर स्प्लिट हुआ है, तो इस चीज में ख्याल रखिएगा कि ये एपीएस बिफोर स्प्लिट आ रही है और आफ्टर स्प्लिट आ रही है, उसका देख लीजिएगा। में कंफर्म नहीं है ये। टेलिंग 12 मंथ्स की 960 आ रही है, सेल्स इसकी आ रही है टेलिंग 12 मंथ्स की, लाइकवाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19 का आ रहा है, ये टेलिंग 12 मंथ्स का आ रहा है। सो इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन होती है। 2.5% बोनस शेयर्स दिए। अच्छा बुक वैल्यू का अब आपने देखना है, वैसे वो नॉर्मली बता देते हैं कि कितने शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स मिलेंगे। एक सेकंड, अनाउंसमेंट में चेक कर लेता हूँ।
अगस्त 29 ये, और बोनस शेयर्स इसको क्या मिले हैं 2.5%। अगर ये कोई कहता है ना 2.5%, तो ये फेस वैल्यू का नॉर्मली होता है। इसकी फेस वैल्यू कितनी है जी 10 का 2.5% मतलब तकरीबन 2.5 शेयर्स, 10 के बदले तकरीबन आपको 2.5 शेयर्स मिलेंगे। एक सेकंड, आप अनाउंसमेंट भी ओपन करके देख लेते हैं। ये वही 25 शेयर्स ऑफ एवरी 1000 शेयर्स हेल्ड, 1000 शेयर्स हेल्ड, 2.5 हाँ 25% था, सॉरी 2.5% था। ये तकरीबन पर शेयर होल्डर को 0.025 शेयर मिलेगा। अच्छा सर, यही हुआ था एक्चुअली, मेरी 24 की बाइंग थी, जब इन्होंने एक्स डेट इसकी हुई है ना, तो उसके बाद ही वो जो इन्होंने अनाउंस किया था उतने परसेंट जो है ना वो उसमें से लेस हो गया। तो जब से वो 23.5 पे ही चल रहा है, उसी के राउंड में चल रहा है, और वो जो थे ना 30 पैसे वो उसमें से उन्होंने लेस हो गए उस टाइम से। तो मैं ये पूछ रहा था सर, इसका क्या फॉर्मूला होता है कि जैसे ये अनाउंस करते हैं, एक्स डेट पास होती है, तो वो उतनी अमाउंट उसमें से एक्चुअल उस प्राइस में से क्यों लेस हो जाती है? अच्छा, मैं नॉर्मली जब कंपनी डिविडेंड देती है ना तो वो टैक्स काटती है, जैसे मैंने सेशन के स्टार्ट में बताया था। टैक्स वो कितना काटती है, वो 15% काटती है आम केसेस में, नॉर्मल लेट्स सपोज कंसिडर करते हैं। जब वो 15% टैक्स काट के रिमेनिंग आपके अकाउंट में डिविडेंड भेज देती है। लेकिन बोनस के केस में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान में एप्लीकेबल 2001, वो ये कहता है कि बोनस के केस में भी आपने टैक्स काटने। अब बोनस के केस में टैक्स कहाँ से कटेगा? आपने तो पैसे दिए नहीं हो। नॉर्मली ये होता है, बास कंपनीज ये करती हैं कि आपसे रिक्वेस्ट करती हैं कि फलाना अकाउंट है उसमें आपके बोनस शेयर आ रहे हैं, आप इतना डिपॉजिट करवा दें तो टैक्स की मद में आपका इतना बनता है तो हम आपको फुल ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जब आप वो नहीं ट्रांसफर करवाते, या बास कंपनीज कहती हैं यार ये एक लंबा प्रोसेस है, नॉर्मली जो शेयर्स देने हैं उसी का 15% काट लो, तो वो उसमें से 15% काट लेते हैं। अब अगर आप कह रहे हैं कि 30%, तो जो इनकम टैक्स का लॉ है वो ये कहता है कि अगर बंदा इनएक्टिव है इनकम टैक्स में, तो आपने जो 15% है उसको 30 पे ले जाना है। तो जब उन्होंने डिडक्ट किया होगा, उन्होंने 30% इसलिए डिडक्ट करके